चलिए बच्चों, सो विल स्टार्ट। प्लीज म्यूचुअल फंड मेरे ख्याल से सब लोगों ने एक बार पढ़ा था घर जाके म्यूचुअल फंड। यस, ऑनलाइन वाले बच्चों प्लीज ज्वाइन अस वेरी सून। चलिए, सो हम लोगों ने लास्ट सैटरडे को वी कंप्लीटेड विद दिस चैप्टर म्यूचुअल फंड, और मैंने कहा था कि भाई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर जो है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। नाउ सो सबसे पहले प्लीज हियर मैं चाहता हूं कि आप लोग इस रिवीजन बैच को भी ऐसा कर लें कि यू नो कि 1-1.25 घंटे, मोबाइल है क्या उसके अंदर वो वॉइस रिकॉर्डर चालू करके देना। चलिए, सो आई वुड विश कि 1-1.25 घंटे में ये चैप्टर या 1.5 घंटे का जो भी अपना लेक्चर होता है, उस लेक्चर के दौरान इस चैप्टर को आप लोग ऐसा कर लें कि आपको जो फाइनल एग्जाम होगा, फाइनल एग्जाम में आपका सिर्फ आपको ये लेक्चर 1-1.25 घंटे का देख के जाना है, 1.5 घंटे का, और बस ये लेक्चर देख के आपको एग्जाम में जाना है। ऐसा कुछ वी वुड ट्राई, ऐसा कुछ हम लोग कोशिश करेंगे। चलिए, सो सबसे पहले मिला, तो सबसे पहले बच्चों द वेरी फर्स्ट थिंग, यार ये एमआई का फोन मेरे चलते ही, तेरा फोन दे। जस्ट अ मिनट बच्चों, जस्ट अ मिनट। तो जल्दी दे यार। अरे वो क्या, वो वॉइस रिकॉर्ड करके बच्चों को भेज दूंगा, तो उनका थोड़ा सा, जिन बच्चों ने क्लास नहीं ली है तो उनको भी थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। चलिए, यस, चलिए, हाँ जी, चलिए बच्चों, सो वी वुड बिगिन विद दिस टॉपिक। टॉपिक का नाम है म्यूचुअल फंड। तो बच्चों सबसे पहले ये समझिए कि व्हाट एग्जैक्टली म्यूचुअल फंड्स आर। तो म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड कैसे काम करते हैं, व्हाट सेबी डज, म्यूचुअल फंड की अलग अलग स्कीम्स कौन सी होती हैं, म्यूचुअल फंड के ऊपर इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं। अगर आपको याद हो, हम लोगों ने काफी वक्त लिया था म्यूचुअल फंड की रिस्ट्रिक्शंस पढ़ने में। तो ये सारी चीजें हम लोग कोशिश करेंगे इस चैप्टर में कवर करें। सो आई विल ओपन माय डिस्कशन। सबसे पहले म्यूचुअल फंड का मतलब क्या होता है, व्हाट एग्जैक्टली म्यूचुअल फंड्स मीन। सो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे एक चीज याद रखिए, म्यूचुअल फंड जो होते हैं दे आर ट्रस्ट। म्यूचुअल फंड क्या, सबसे पहले तो एक चीज याद रखिए कि ऐसे कुछ मार्केट में इन्फ्लुएंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? जिनका इन्फ्लुएंशियल इन्वेस्टर होते हैं। मैंने जब ये लेक्चर स्टार्ट किया था तो मैंने किशन यादव या किसी की तो कहानी के साथ शुरू किया था, राइट। सो मार्केट में कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास काफी सारा एक्सपीरियंस होता है, काफी सारा एक्सपीरियंस होता है स्टॉक मार्केट का। ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने बहुत सारे लोगों के लिए रिटर्न्स जनरेट किए हैं, मतलब जिन्होंने खुद इन्वेस्टमेंट किया स्टॉक मार्केट में और रिटर्न्स जनरेट किए। राकेश झुनझुनवाला जैसे लोग। लेकिन राकेश झुनझुनवाला जैसे लोग सेल्फ सेंटर्ड लोग हैं। सेल्फ सेंटर्ड मतलब इन्होंने रिटर्न सिर्फ किसके लिए जनरेट किया है? इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने लिए रिटर्न जनरेट किया, इन्होंने किसी और के लिए रिटर्न जनरेट नहीं किया है। लेकिन एचडीएफसी बैंक हो गया, देन आपके जितने भी बैंक हैं, आईसीआईसीआई बैंक, इन सबको भी लगता है कि इनके पास क्या है। मोतीलाल ओसवाल हो गए, मोतीलाल ओसवाल भी ऐसे ही थे, राकेश झुनझुनवाला जैसे एक इन्वेस्टर थे। लेकिन उन्होंने म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री में कदम रखा क्योंकि उनको लगता था कि अगर हमारे पास अगर एक्सपर्टीज है कि हम मार्केट से रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, अपने लिए कर सकते हैं, दूसरों के लिए भी कर ही सकते हैं। सो बच्चों ये लोगों ने बेसिकली एक तरह से समाज का भला किया, इन्वेस्टर्स का भला किया। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, म्यूचुअल फंड अगर आपको क्रिएट करना है तो सेबी एक्ट 1992 और सेबी ने रेगुलेशंस बनाए म्यूचुअल फंड के लिए। उन रेगुलेशन को हम क्या कहते हैं? सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस 1996। तो सेबी के पास पावर है, सेबी एक्ट के अंदर सेबी के पास पावर है रेगुलेशंस बनाने की। तो सेबी ने रेगुलेशन बनाई है म्यूचुअल फंड्स को क्या करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। नाउ अब ध्यान से देखिएगा। सो सेबी के रेगुलेशन ये बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड कैसे बनते हैं। तो म्यूचुअल फंड बनाता कौन है? स्पॉन्सर। तो हमेशा याद रखिए सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन है इस पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, जिसको हम कहते हैं स्पॉन्सर। नाउ हु इज द स्पॉन्सर? एक इन्फ्लुएंशियल इन्वेस्टर है जिसको स्टॉक मार्केट का काफी अच्छा क्या है, नॉलेज है। एक इंडिविजुअल हो सकता है, कंपनी हो सकती है, एलएलपी हो सकती है। तो सबसे पहला काम होता है स्पॉन्सर। स्पॉन्सर एक क्या क्रिएट करता है, व्हाट स्पॉन्सर डज इज, स्पॉन्सर एक ट्रस्ट क्रिएट करता है, ठीक है। इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंदर उस ट्रस्ट को वो रजिस्टर करवाता है और उसके बाद वो सेबी को अप्लाई करता है। वो स्पॉन्सर जो होता है वो सेबी को क्या करता है, अप्लाई करता है। किस चीज के लिए? कि मुझे अपनी म्यूचुअल फंड की ट्रस्ट को क्या करवाना है, रजिस्टर करवाना है, ठीक है। तो सबसे पहला
आप इंडिया में जितने भी म्यूचुअल फंड्स देखते हैं, जितने भी, आई थिंक इंडिया में 44 के आसपास म्यूचुअल फंड है, तो ये सारे के सारे 44 म्यूचुअल फंड कैसे बने हुए हैं? दे आर इनकॉर्पोरेटेड इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रस्ट। ठीक है, सो आपका म्यूचुअल फंड आपने रेडी कर लिया, आपने म्यूचुअल फंड आपने रेडी कर लिया, सो सबसे पहले बन गया आपका, फॉर एग्जांपल आपका बन गया, कौन सा म्यूचुअल फंड बन गया आपका? HDFC म्यूचुअल फंड। अच्छा, म्यूचुअल, ये HDFC म्यूचुअल फंड बनाया किसने है? स्पॉन्सर ने। स्पॉन्सर कौन है? HDFC बैंक होगा या फिर HDFC सिक्योरिटीज होगा, दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, मान लीजिए HDFC बैंक है। ठीक है, अब बच्चों हमेशा याद रखिए, म्यूचुअल फंड ट्रस्ट का काम क्या है? म्यूचुअल फंड ट्रस्ट का काम क्या है? यस, म्यूचुअल फंड ट्रस्ट का काम है, म्यूचुअल फंड ट्रस्ट बेसिकली क्या बनाती है? स्कीम बनाती है, स्कीम का ऑफर डॉक्यूमेंट बोल तो प्रोस्पेक्टस बनाती है, और लोगों से क्या लेती है? पैसे लेती है। अच्छा, जब स्कीम बनाने की बात आती है तो म्यूचुअल फंड सिर्फ एक फेस है, और मैंने आपको बार बार कहा है कि म्यूचुअल फंड, अगर म्यूचुअल फंड एक साइकिल है तो उसके साथ, तो मतलब म्यूचुअल फंड का काम सिर्फ लोगों से पैसे कलेक्ट करना है। म्यूचुअल फंड एक एजेंसी है जिसके ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं। तो जैसे मैं देखता हूँ कि HDFC म्यूचुअल फंड है, तो मैं देखता हूँ हाँ HDFC म्यूचुअल फंड मतलब HDFC बैंक, मैं पैसे डाल देता हूँ। लेकिन सिर्फ ट्रस्ट में पैसे डालने से म्यूचुअल फंड पूरा नहीं होता। आपको कौन चाहिए होता है? म्यूचुअल फंड का काम क्या होता है? लोगों के पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना और उसके ऊपर रिटर्न्स जनरेट करना, हाँ या ना? सो म्यूचुअल फंड किसकी सर्विसेज देता है? म्यूचुअल फंड सर्विसेज देता है किसकी? AMC, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। और ये AMC कौन है? मैंने आपको कहा था कि स्पॉन्सर को स्टॉक मार्केट में एक्सपर्टीज होता है, तो AMC कोई अलग नहीं है बच्चों, AMC कोई अलग नहीं है। AMC क्या है? AMC स्पॉन्सर की ही कंपनी है। तो समझ लीजिए स्पॉन्सर ने क्या किया? स्पॉन्सर ने ही ट्रस्ट क्रिएट किया, और स्पॉन्सर ने क्या क्रिएट किया है? AMC। आप सबको पता है AMC का नेटवर्थ का कम से कम कितना परसेंट? 40% किसके पास होना चाहिए? स्पॉन्सर के पास होना चाहिए। तो HDFC म्यूचुअल फंड का स्पॉन्सर HDFC बैंक है, और HDFC म्यूचुअल फंड की AMC कौन है? HDFC AMC लिमिटेड। AMC इज व्हाट? एसेट मैनेजमेंट कंपनी। और AMC के पास क्या होता है? AMC के पास एसेट, देखिए हर एक कंपनी के पास एसेट्स होते हैं। AMC का एसेट्स कौन होता है? AMC के पास एसेट्स कौन होते हैं? AMC के फंड मैनेजर्स। यस और नो बच्चों? जैसे HDFC AMC का फंड मैनेजर कौन है? प्रशांत जैन, इंडिया का सबसे बेस्ट फंड मैनेजर मानते हैं हम उसको। ठीक है, नाउ लिसन टू मी। सो बच्चों, तो बेसिकली हमको लगता है कि जो स्कीम है वो किसने बनाई है? म्यूचुअल फंड ने बनाई है। बट स्कीम, म्यूचुअल फंड इज जस्ट अ फेस। स्कीम भी कौन बनाता है? स्कीम बेसिकली सिर्फ म्यूचुअल फंड का नाम होता है, बट स्कीम बनाने का काम भी किसका होता है? AMC का। ऑफर डॉक्यूमेंट भी कौन बनाता है? AMC। और अलग अलग स्कीम्स इन्वेस्टर को क्या की जाती हैं? लॉन्च की जाती हैं। तो हमेशा याद रखिए, मैंने आपके साथ 3 एजेंसीज की बात की है। पहला मैंने बताया हु इज अ स्पॉन्सर, दूसरा मैंने आपको बताया हु इज व्हाट इज द ट्रस्ट, तीसरा मैंने आपको बताया विच इज एन AMC। सो AMC जो होती है, ये जो स्पॉन्सर का पूरा एक्सपर्टीज है ना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का, वो स्पॉन्सर किसके थ्रू दिखाता है? AMC के थ्रू। सो फॉर एग्जांपल, अब म्यूचुअल फंड बहुत सारी स्कीम्स निकालता है। जैसे आपने, अगर मैं विशेषकर बात करूं HDFC म्यूचुअल फंड की, तो अगर आप गूगल पे लिखेंगे HDFC म्यूचुअल फंड एंड इट्स स्कीम्स, तो आपके सामने क्या होगी? कम से कम अगर आप गूगल पे लिखेंगे HDFC म्यूचुअल फंड एंड इट्स स्कीम्स, तो क्या होगा? तो आप गूगल पे देखेंगे HDFC म्यूचुअल फंड की कम से कम 50 स्कीम्स आपके सामने आ जाएंगी। अलग अलग स्कीम, टॉप 200 फंड स्कीम, डेट फंड, हाइब्रिड स्कीम, रियल एस्टेट स्कीम, दुनिया भर की स्कीम्स आ जाएंगी। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड पैसे लेता है। अच्छा, और हर एक स्कीम के एसेट्स क्या होते हैं? सेपरेटली मेंटेन किए जाते हैं। ठीक है, हर एक स्कीम के जो एसेट्स हैं उसको सेपरेटली मेंटेन किया जाता है। फॉर एग्जांपल, हम सब लोगों ने HDFC टॉप 50 फंड में इन्वेस्ट किया है। कहां पे इन्वेस्ट किया है हम लोगों ने? सो फॉर एन एग्जांपल, इफ वी हैव इन्वेस्टेड इनटू HDFC टॉप 50 फंड, तो क्या होगा बच्चों? हाउ द म्यूचुअल फंड वर्क्स? म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है? हम लोगों ने, हम, अच्छा, जैसे कोई कंपनी अपना शेयर इश्यू करती है तो वो IPO लाती है, वैसे ही म्यूचुअल फंड क्या लेके आता है? NFO लेके आता है। तो जैसे कंपनी शेयर्स इश्यू करती है तो अपना IPO लाती है, वैसे ही म्यूचुअल फंड जब अपनी यूनिट्स इश्यू करता है तो वो क्या लेके आता है? NFO। जैसे तुम कंपनी के शेयर खरीदते हो, उसकी फेस वैल्यू 1 रुपए से लेके 10 रुपए तक कुछ भी हो सकती है, सेबी ICDR के हिसाब से।
इन द सेम मैनर म्यूचुअल फंड की इनिशियल एनएवी क्या होती है? 10 रुपए ही होती है, ना कम ना ज्यादा। कितनी होती है? 10 रुपए। तो म्यूचुअल फंड में तुम्हारी फेस वैल्यू क्या है, या म्यूचुअल फंड की यूनिट की फेस वैल्यू क्या है? म्यूचुअल फंड की यूनिट की जो फेस वैल्यू होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको वी रेफर इट व्हाट बेटा? व्हाट वी रेफर इट एज? हम उसको एनएवी कहते हैं। हम उसको क्या कहते हैं बच्चों? वी कॉल इट एनएवी। लॉक होने के बाद भी रिकॉर्डिंग हो ही रही होगी ना? हाँ, चलिए। सो हम म्यूचुअल फंड की जो फेस वैल्यू है उसको वी रेफर इट एज व्हाट बेटा? एनएवी, नेट एसेट वैल्यू। और हर एक म्यूचुअल फंड की इनिशियल एनएवी कितनी होती है? 10 रुपए होती है। और एनएवी के आधार पे आप डिसाइड करते हैं कि आपको फंड, आपके फंड को फायदा है या आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो फायदे में है या नुकसान में। एनीवे उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। सो अब बच्चों कहना इसे एएमसी स्पॉन्सर और ट्रस्टी, सॉरी एएमसी स्पॉन्सर और म्यूचुअल फंड ये लगभग एक ही लोग हैं। स्पॉन्सर की ट्रस्ट है और स्पॉन्सर की क्या है? एएमसी है। सो यहां पे, तो यहां पे ये स्पॉन्सर है। हाँ, लीव इट, नहीं भी हो रही होगी तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो। हो रहा है। सो एक मिनट, स्पॉन्सर का ही क्या है? ट्रस्ट है। और स्पॉन्सर की क्या है बच्चों? कहना इसे ऐसा भी हो सकता है कि ये एएमसी, ये जो एएमसी है ये स्पॉन्सर के आदेश पे सिर्फ एचडीएफसी की ग्रुप कंपनीज में इन्वेस्ट कर रही है या फिर कुछ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ कंपनीज में इन्वेस्ट कर रही है, जबकि पैसा किसका लगा हुआ है? पैसा सारे इन्वेस्टर का पैसा लगा हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि एएमसी को स्पॉन्सर की बात मान के इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या नहीं से एएमसी को वैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो इन्वेस्टर्स के फायदे में, जिन लोगों ने म्यूचुअल फंड में क्या डाला है, अपने पैसे डाले उनके फायदे में, ऐसा इन्वेस्टमेंट किसको करना है? एएमसी को करना है। तो बच्चों यहाँ पे एएमसी अपना काम बराबर कर रही है नहीं कर रही है? ट्रस्ट अपना काम सॉरी म्यूचुअल फंड ट्रस्ट अपना काम बराबर कर रही है नहीं कर रही है? स्पॉन्सर सही कर रहा है या नहीं कर रहा है? ये सब देखने के लिए क्या पॉइंट किए जाते हैं? ये सब देखने के लिए तो जब आप रजिस्ट्रेशन लेने जाते हो सेबी से म्यूचुअल फंड ट्रस्ट का, तो सेबी ये भी देखती है कि आपने ट्रस्टी अपॉइंट किया है या नहीं किया। अब ट्रस्टी कौन हो सकता है? ट्रस्टी कैन बी एनी इंडिविजुअल, या फिर कोई फर्म भी हो सकती है, कोई कंपनी भी हो सकती है, राइट? हाँ है ना? और हमेशा याद रखिए 99% 9 केसेस में ट्रस्टी हमेशा किसको बनाया जाता है? कंपनी को। किसको बनाया जाता है? क्यों? क्योंकि ऐसा लिखा हुआ है कि अगर आप ट्रस्टी कंपनी को अपॉइंट करते हैं, म्यूचुअल फंड रेगुलेशन में ऐसा लिखा हुआ है कि ट्रस्टी अगर आप किसको अपॉइंट करते हैं तो 2/3 ऑफ द ट्रस्टीज shall be what बेटा? shall be independent persons। जो म्यूचुअल फंड ट्रस्ट का जो क्या बनेगा? ट्रस्टी बनेगा, वो क्या होना चाहिए? उसके ट्रस्टी कितने? 2/3 ऑफ द ट्रस्टी shall be इंडिपेंडेंट पर्सन। इसका मतलब क्या हो गया? हम ट्रस्टी किसको बनाते हैं? सो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड जो है वो ट्रस्टी किसको बनाता है? एक कंपनी को बनाता है। अभी ट्रस्टी कौन होता है? कोई बाहर वाला आदमी भी नहीं होता, ये भी इनका ही आदमी होता है। कौन सा? एचडीएफसी ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड। ट्रस्टी कौन बन जाता है? और ट्रस्टी कौन बनता है? एचडीएफसी बैंक की ही ग्रुप कंपनी क्या बन जाती है? एचडीएफसी बैंक की ग्रुप कंपनी ही क्या बन जाती है? ट्रस्टी बन जाती है। लेकिन इस केस में ये जो कंपनी है इसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे उसमें से कितने? उसमें 2/3 डायरेक्टर क्या होने चाहिए? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो एएमसी या फिर स्पॉन्सर्स, इनसे ये 2/3 डायरेक्टर्स का कोई लेना देना होना नहीं चाहिए। इज दैट क्लियर? अच्छा, ये हो गया चौथा। अब ध्यान देखिए बच्चों, अब मुझे बताइए, सो हम लोगों ने म्यूचुअल फंड बना लिया, म्यूचुअल फंड की ट्रस्ट बना ली, स्पॉन्सर कौन है मैंने आपको बता दिया, एएमसी कौन है मैंने आपको बता दी, उसके बाद अभी मैंने आपको क्या बताया? सो ट्रस्टी क्या होता है? स्पॉन्सर की ही ग्रुप कंपनी होती है। ट्रस्टी कौन होती है? हाँ, लेकिन इस ट्रस्टी कंपनी के 2/3 डायरेक्टर्स क्या होते हैं? और ट्रस्टी का काम क्या है? ट्रस्टी की बहुत सारी ड्यूटीज हैं। ट्रस्टी को किसके ऊपर नजर रखना है? सबके ऊपर नजर रखना है। और ट्रस्टी को ये इंश्योर करना होता है, ट्रस्टी को ये इंश्योर करना होता है कि जो भी म्यूचुअल फंड की स्कीम चलाई जा रही है वो किसके फायदे के लिए चलाई जा रही है? इन्वेस्टर्स के फायदे के लिए चलाई जा रही है। अगर कुछ भी गड़बड़ होती है, ये तीनों ने अगर कुछ भी ब्रीच किया, सेबी के म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस को ब्रीच किया, इन्वेस्टर्स के साथ इन्होंने कोई धोखाधड़ी की, ट्रस्टी इमीडिएटली किसको इन्फॉर्म करता है?
ट्रस्टी जो है वो इमीडिएटली सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को क्या करेगा, इन्फॉर्म करेगा. इज दैट क्लियर? नाउ अब बेसिकली सो इन्वेस्ट, अच्छा एक मिनट और. तो बेसिकली म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है? सबसे पहले इन्वेस्टर होता है, ये पैसे इन्वेस्ट करता है. कहां पे इन्वेस्ट करता है? म्यूचुअल फंड ट्रस्ट में. म्यूचुअल फंड ट्रस्ट वो पैसे किसको देती है? एएमसी को देती है. एएमसी क्या करती है उस पैसों से? स्टॉक्स में, डिबेंचर में, जो भी स्कीम है उसके हिसाब से क्या करती है? इन्वेस्ट करती है. ठीक है. अब बच्चों एएमसी शेयर्स खरीदेगी. क्या खरीदेगी? शेयर्स खरीदेगी. क्या वो शेयर जो खरीद रही है एएमसी, वो एएमसी के पैसों की है? जो शेयर्स एएमसी खरीदती है, क्या वो शेयर्स एएमसी के पैसों से खरीदे गए हैं? ट्रस्ट के पैसों से खरीदे गए? स्पॉन्सर के पैसे से खरीदे गए? नहीं. किसके पैसे से खरीदे गए? तो बच्चों जो भी शेयर्स खरीदे जाते हैं, फॉर एग्जांपल एएमसी ने 10 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे रिलायंस इंडस्ट्रीज के. किसके शेयर खरीदे? एएमसी ने 10 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे. रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर्स एएमसी ने खरीदे वर्थ रुपीज 10 करोड़. वर्थ रुपीज हाउ मच? 10 करोड़. तो मुझे बताइए ये जो शेयर्स हैं 10 करोड़ के शेयर्स हैं, ऑब्वियसली डीमेट अकाउंट में रहेंगे, बट किसके डीमेट अकाउंट में रहेंगे? एएमसी के डीमेट अकाउंट में, ट्रस्ट के डीमेट अकाउंट में, इन्वेस्टर के डीमेट अकाउंट में, या कहां पे? इन्वेस्टर का नहीं. इन्वेस्टर को क्या मिलता है जब इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है? तो उसको क्या मिलती है? म्यूचुअल फंड की. इन्वेस्टर जब खरीदता है, आप हमेशा याद रखिए डायरेक्टली आप शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप किसके थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? म्यूचुअल फंड के थ्रू. तो आप म्यूचुअल फंड अगर 5,000 रुपए खरीदते हैं तो आपको 5,000 रुपए क्या मिल जाती है? यूनिट. हाँ, लेकिन ये यूनिट्स का एनएवी कितना होता है? 10 रुपए. अब ये एनएवी 10 रुपए से बढ़ेगा या गिरेगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? स्टॉक्स में. कौन से स्टॉक के ऊपर? जिन स्टॉक्स में एएमसी ने इन्वेस्ट किया. तो मैं बोल रहा हूँ ये एमसी, ये जो स्टॉक्स हैं ये कहाँ रहेंगे? यस. तो इसके लिए जब भाई ये जो शेयर्स हैं ये ना एएमसी के हैं ना म्यूचुअल फंड ट्रस्ट के, इन्वेस्टर के हैं, तो ये शेयर हम संभाल के रखते हैं. किसकी कस्टडी में रखते हैं? एक ऐसा बंदा जो सेबी के साथ रजिस्टर्ड होता है. एक ऐसा बंदा जिसका जो किसके साथ रजिस्टर्ड है? एक ऐसा बंदा जो सेबी के साथ रजिस्टर्ड है, जिसका काम ही क्या है, जिसका फंक्शन ही क्या है? जिसका काम ही है दूसरों के एसेट्स को सुरक्षित रखना, दूसरों के इन्वेस्टमेंट को सुरक्षित रखना और उन इन्वेस्टमेंट्स के बिहाफ पे बेनिफिट्स रिसीव करना. तो ये जितने भी शेयर्स एएमसी खरीदती है, ये सारे शेयर उठा के हम किसके पास रख देते हैं? कस्टोडियन के पास. ठीक है. he is an intermediary who is registered with whom बच्चों? जो सेबी के साथ रजिस्टर्ड है. इज दैट क्लियर? तो बच्चों मैंने अपन ने कितने लोगों के बारे में बात कर ली? कस्टोडियन के बारे में बात कर ली. और उसके बाद एक इंटरमीडियरी होता है जिसको हम, एक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है. कौन? इन्वेस्टर. सो अल्टीमेटली पूरा ये जो म्यूचुअल फंड का नेटवर्क है, ये पूरा जो म्यूचुअल फंड का नेटवर्क है, ये किसके फायदे के लिए चलाया जा रहा है? विद फॉर हुज बेनिफिट इट्स वर्किंग. पूरा म्यूचुअल फंड का जो कंसेप्ट है वो किसके फायदे के लिए चल रहा है? कैन आई से इट इज ऑलवेज वर्किंग फॉर द बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टर्स. अगर इन्वेस्टर्स नहीं होंगे, अगर इन्वेस्टर्स नहीं होंगे तो क्या मैं बोल सकता हूं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती? श्योर. अगर इन्वेस्टर नहीं होंगे तो म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री क्या नहीं कर सकती? एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती. सो इट्स अल्टीमेटली इन्वेस्टर्स जो अपने पैसे कहां पे लगाते हैं? म्यूचुअल फंड में लगाते हैं. ठीक है. सो इन्वेस्टर्स के हितों का ध्यान रखना म्यूचुअल फंड का मेन काम होता है. इज दैट क्लियर? नाउ इन्वेस्टर्स को क्या फायदा होता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके? कैन समवन लेट मी नो? सबसे पहले इन्वेस्ट करने का काफी आसान तरीका है. एक एडिशनल सोर्स है. जैसे कई लोग शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, कई लोग बैंक में एफडी कर देते हैं. क्या नहीं से आपको एक एडिशनल सोर्स है इन्वेस्टमेंट का. सबसे बड़ी बात, जिन लोगों को स्टॉक मार्केट का कोई नॉलेज नहीं होता, क्या वो भी म्यूचुअल फंड में पैसा डाल सकते हैं? क्योंकि और उसके बाद म्यूचुअल फंड में जब आप पैसे डालते हैं तो आपके पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कौन करता है? When you put your money into mutual fund, who makes further investment of that money? आप करते हो या फिर ऐसे लोग करते हैं जिनको मार्केट का बहुत सारा एक्सपीरियंस है? एक्सपीरियंस है. अच्छा, क्या नहीं से म्यूचुअल फंड में रिस्क कम है? क्योंकि म्यूचुअल फंड नहीं, हाँ एक तो एक्सपर्ट करता है और म्यूचुअल फंड अपना सारा पैसा एक स्टॉक में डालता है, बहुत सारे स्टॉक्स में डालता है. बहुत सारे स्टॉक्स में रिलायंस का भी शेयर खरीदेगा, टाटा का भी शेयर खरीदेगा, बिरला का भी शेयर खरीदेगा, देन आपका अडानी ग्रुप का भी शेयर खरीदेगा. क्या नहीं, इसे अलग अलग कंपनीज में कौन इन्वेस्ट करता है? म्यूचुअल फंड. अच्छा, तो जरूरी है क्या एक टाइम पे सारे शेयर गिरते ही हैं? नहीं, कुछ शेयर गिरेंगे तो कुछ शेयर. तो बच्चों म्यूचुअल फंड में एक एडवांटेज मिलता है, कौन सा?
म्यूचुअल फंड में डाइवर्सिफिकेशन का एग्जांपल मिलता है, इसके कारण आपकी रिस्क क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एंड कैन आई से गुड फॉर स्मॉल इन्वेस्टर्स। इनफैक्ट सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एसआईपी, एसआईपी में आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। कितने रुपए से? 500 रुपए प्रति महीना से आप क्या कर सकते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट क्या कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड, फिर इसमें आपके कॉस्ट थोड़े कम हो जाते हैं, आपको ब्रोकरेज वगैरह देने की जरूरत, जैसे आप शेयर खरीदते हो डायरेक्टली मार्केट से, जब आप शेयर खरीदते हो तो आपको ब्रोकरेज पे करना होता है। लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड के थ्रू, किसके थ्रू इन्वेस्टमेंट करो, म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करो, तो आपको ब्रोकरेज वगैरह पे करने की जरूरत नहीं पड़ती। इज दैट क्लियर? सो कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड एक काफी अच्छा तरीका है क्या करने का। हाँ, लेकिन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब एडवांटेजेस की बात हुई है तो वी विल आल्सो स्पीक अबाउट डिसएडवांटेजेस। सबसे पहला, म्यूचुअल फंड में रिटर्न कब मिलता है? जब आप शॉर्ट टर्म में मिलता है, लॉन्ग टर्म में मिलता है, लॉन्ग टर्म में मिलता है, शॉर्ट टर्म में म्यूचुअल फंड में रिटर्न नहीं मिलता। दूसरा, ये डाइवर्सिफिकेशन के कारण आपका रिस्क कम था, बट कैन आई से डाइवर्सिफिकेशन के कारण आपका रिटर्न काफी ज्यादा मार खाता है। जैसे रिलायंस का शेयर पिछले 1 साल में डबल हो गया है। रिलायंस का शेयर पिछले 1 साल में क्या हुआ है? तो अगर आपने डायरेक्टली इन्वेस्ट किया होता रिलायंस के शेयर में, आपका पैसा डबल हो गया होता। लेकिन आपने जिस म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा डाला है, उसने रिलायंस में भी इन्वेस्ट किया है, टाटा में भी इन्वेस्ट किया है, उसने अडानी में भी इन्वेस्ट किया है, और देन उसने एक दो बर्बाद होने वाली कंपनी जैसे दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, इसमें भी इन्वेस्ट किया है, भूषण स्टील जो बर्बाद हुई है उसमें भी इन्वेस्ट किया है। तो रिलायंस में जितना गेन मिलेगा, क्या नहीं से जहां जहां रिलायंस तो बढ़ा है, बट क्या नहीं से ये सारी कंपनीज उस प्रोपोर्शन में बढ़ी नहीं है। तो म्यूचुअल फंड में एक नुकसान क्या होता है, एक्सेस डाइवर्सिफिकेशन के चलते, किसके चलते? बहुत ज्यादा अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के चलते इन्वेस्टर को जो क्या होता है, इन्वेस्टर का जो फायदा होता है, इन्वेस्टर का जो क्या होता है, फायदा होता है, वो क्या हो जाता है, गिर जाता है, कम हो जाता है। तो एक नुकसान भी है म्यूचुअल फंड का। उसके बाद म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा नुकसान है कि फंड मैनेजर जो है, फंड मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर मान लो, देखो स्कीम अच्छी चल गई तो बहुत अच्छी चल गई, बट अगर मान लो स्कीम ने इन्वेस्टर को लॉस कर दिया, स्कीम ने इन्वेस्टर को क्या क्रिएट कर दिया, स्कीम ने इन्वेस्टर को लॉस करवा दिया, तो स्कीम ने अगर इन्वेस्टर को लॉस करवा दिया तो क्या उसके लिए एएमसी या फंड मैनेजर जिम्मेदार है? कुछ नहीं, वो तो अपनी फीस चार्ज करेंगे, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टर के लिए भी नुकसानदायक है, क्यों? कई बार इन्वेस्टर रिस्क ऑफ मार्केट और रिस्क ऑफ स्कीम, ये इन्वेस्टर समझ नहीं पाता। जैसे अभी आज की तारीख में, आज की तारीख में मार्केट एकदम प्लस में है ना, तो इन्वेस्टर को क्या लगता है कि वो किसी भी स्कीम में पैसा डाले उसको क्या होगा, फायदा होगा। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, सही मायने बताना, क्या रियल एस्टेट सेक्टर आज की तारीख में अच्छा कर रहा है? रियल एस्टेट सेक्टर डाउन ही है ना। पिछले 4-5 साल से रियल एस्टेट सेक्टर नोटबंदी के बाद से क्या है, डाउन ही है। फ्लैट्स के रेट कहां बढ़े उतने, ये जितने बढ़ने चाहिए थे उतने नहीं बढ़े, बिल्डर्स नहीं बेच पा रहे फ्लैट्स। सो रियल एस्टेट सेक्टर डाउन है आज की तारीख, भले ही मार्केट अप है। तो अगर आज की तारीख में हर्ष अगर किसी स्कीम में इन्वेस्ट करता है जो किससे रिलेट करती है, रियल एस्टेट सेक्टर से रिलेट करती है, तो हर्ष को फायदा होगा या नुकसान होगा? क्यों? हर्ष तो बोलेगा यार मार्केट तो एकदम प्लस में, तो मेरे को नुकसान होना नहीं चाहिए था। तो कहना इसे रिस्क ऑफ द मार्केट एंड रिस्क ऑफ द स्कीम, दो अलग अलग चीजें हैं, हाँ या ना? जो बहुत सारे इन्वेस्टर समझ नहीं पाते, और जब नहीं समझ में आता है, कब समझ में आता है, लॉस होने के बाद समझ में आता है। ऐसा क्या ना? ओके, चलिए। यूएस में एक बहुत बड़ा कंसेप्ट चला था, यूएस में एक बहुत बड़ा कंसेप्ट चला था 1934 में, पुट नॉट योर ट्रस्ट इन मनी। क्या था कंसेप्ट का नाम, क्या था उसकी हेडिंग क्या थी? पुट नॉट योर ट्रस्ट इन मनी, मतलब अपना विश्वास पैसे पे कतई मत करिए, रखिए। अगर आपने स्टॉक्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट किया है तो आप पैसे पे विश्वास, आज वो पैसा 100 रुपए, कल वो 1 रुपए भी हो सकता है, हाँ या ना? तो पुट नॉट योर ट्रस्ट इन मनी, ऐसा कंसेप्ट था। और फिर कहा गया पुट योर मनी इन ट्रस्ट। पुट योर मनी इन ट्रस्ट मतलब इन्वेस्ट करना है तो किसके थ्रू इन्वेस्ट कीजिए, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट कीजिए। इज दैट क्लियर? तो ये ध्यान में रखिएगा। सो
दिस इज, ठीक है, ये सारी चीजें तो है, बट रिवीजन करने के लिए दिस वुड बी वेरी यूजफुल। बच्चों क्रोनोलॉजी समझिए। मोस्ट बैंक्स या स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट सबसे पहले म्यूचुअल फंड ट्रस्ट बनाते हैं। ट्रस्ट किसके साथ रजिस्टर करवाते हैं? सेबी के साथ। ट्रस्ट स्कीम बनाकर लोगों से क्या लेती है? पैसे। जिसने म्यूचुअल फंड बनाया स्पॉन्सर, वो क्या बनाता है? एएमसी बनाता है। जो म्यूचुअल फंड के पैसे वो क्या करती है? और म्यूचुअल फंड और एएमसी काम सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसके लिए क्या पॉइंट होते हैं? ट्रस्टी, जो देखते हैं म्यूचुअल फंड में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो जो भी मैंने अभी तक आपको इतना पढ़ाया उसका ये छोटा सा क्रक्स है। जैसे कि आपको पता था इंडिया में 1964 में म्यूचुअल फंड शुरू हुए थे, और सबसे पहला म्यूचुअल फंड कौन था? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। 87 में अपन ने क्या किया था? पब्लिक सेक्टर बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनी को म्यूचुअल फंड स्कीम्स लॉन्च करने की अनुमति दे दी थी। और 1993 में प्राइवेट सेक्टर को भी हमने क्या कर दिया था? म्यूचुअल फंड अलाउ कर दिया था। सो आज की तारीख में इंडिया में बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं, बट मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड्स किसके हैं? बैंक्स के ही हैं। ठीक है, क्योंकि बैंक्स के पास सबसे बढ़िया, सबसे आसान म्यूचुअल फंड का बिजनेस करना किसके लिए? क्यों बैंक्स के लिए? कमीने होते हैं साले। इनको पता है ना किसके अकाउंट में कितना पैसा है। हर्षित के अकाउंट में 2 लाख रुपए है, चलो हर्षित को परेशान करते हैं, अरे सर आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए पड़ा हुआ है, इसको अपन क्या करते हैं? म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। अब नॉर्मली 90% केसेस में लोग बैंक के ऑफिसर्स की बात ठुकराते हैं। हाँ, बैंक में वैसे ही सर आपको 4% मिल रहा है, म्यूचुअल फंड में डालो कम से कम 10-12% मिलेगा। हाँ या ना? ठीक है। तो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल काम किसके लिए है? म्यूचुअल फंड बैंक्स के लिए। इनफैक्ट इंडिया का टॉप म्यूचुअल फंड एसबीआई है, सेकंड टॉप एचडीएफसी है, थर्ड टॉप इज आईसीआईसीआई, फोर्थ टॉप इज एक्सिस। तो सारे म्यूचुअल फंड इंडिया में बैंक्स ही हैं। और इस चक्कर में यूटीआई का नुकसान क्या हो गया? बहुत हो गया। ट्रेंड क्या है म्यूचुअल फंड में? एक ही चीज याद रखना, इमर्ज्ड मार्केट और एमर्जिंग मार्केट। इमर्ज मार्केट में लोग पैसे कहां डालते हैं? स्टॉक्स में। क्योंकि इमर्ज मार्केट जैसे कि यूएसए है, जापान है, साउथ कोरिया है, यूरोपियन कंट्रीज हैं, यहां पे सारी डेवलप्ड कंट्रीज हैं। यहां पे बैंक्स में जब आप एफडी वगैरह करते हो, यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है। इसलिए इमर्ज मार्केट, डेवलप्ड मार्केट में सारा पैसा कहां जाता है? और इमर्जिंग मार्केट में सारा पैसा कहां पे आता है? एफडी, बॉन्ड्स यहां पे आता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यहां पे जाता है, राइट? क्योंकि यहां पे क्या है? क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलता है। अपने इंडिया में फिर भी एफडी के ऊपर आज से 3-4 साल पहले तक तो 8% इंटरेस्ट मिलता था। कितना? 8%। लेकिन अब इमर्जिंग मार्केट जैसे कि इंडिया, यहाँ पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो रहे हैं लगातार? एफडी वगैरह के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे भी कम हो रहे हैं। जैसे अभी एफडी के ऊपर 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो इमर्जिंग मार्केट में भी अब लोगों के मन में एक ट्रेंड आया कि इन्वेस्ट कहां पे किया जाए? स्टॉक्स में। लेकिन इमर्जिंग मार्केट में लोगों के पास स्टॉक्स का बराबर नॉलेज नहीं है। मैं जितने लोगों से मिला हूं आज तक, सबने स्टॉक मार्केट में जाके पैसा डुबोया है। जितने लोगों से मिला हूं मैं, एवरीवन हैज लाइक, उन्होंने अपना पैसा बर्बादी किया स्टॉक मार्केट में। सो इमर्जिंग मार्केट में म्यूचुअल फंड का कंसेप्ट बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? क्योंकि लोग डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। किसके थ्रू इन्वेस्ट करेंगे लोग स्टॉक में? म्यूचुअल फंड। तो एक बार रेट ऑफ इंटरेस्ट और धीरे धीरे क्या होंगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट धीरे धीरे अगर कम होने लगे तो लोग क्या करेंगे बच्चों? पीपल विल इन्वेस्ट मोर। वेयर दे विल इन्वेस्ट मोर? इन द म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड के एडवांटेजेस जैसा कि हम सब लोगों ने पढ़ा अभी। हाँ, लेकिन म्यूचुअल फंड का एडवांटेज है, बट अच्छा, और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट एक और चीज याद रखना, ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट मतलब एनएवी वगैरह डेली डिस्क्लोज करते हैं। एमपी की वेबसाइट पे जाके आप कभी भी वेबसाइट चेक कर सकते हो। नाउ ये इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द प्रोसीजर टू रजिस्टर? म्यूचुअल फंड को रजिस्टर करने की प्रक्रिया क्या है? तो वेरी फर्स्ट थिंग, सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? प्रोसीजर कहां पे दी हुई है? सभी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996 में प्रोसेस दी है। वेरी सिंपल प्रोसीजर है। सबसे पहले हु विल मेक एन एप्लीकेशन? एप्लीकेशन कौन देगा म्यूचुअल फंड को रजिस्टर करने का? स्पॉन्सर। ट्रस्ट करना है ना, म्यूचुअल फंड ट्रस्ट। तो सबसे पहला यूल मेक, जो स्पॉन्सर है वो एक एप्लीकेशन देगा, जो एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकता है, एलएलपी भी हो सकती है। ऐसा नो, स्पॉन्सर कौन होना चाहिए? फिट एंड प्रॉपर पर्सन, और इसके पास साउंड ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? किस मामले में?
फेयरनेस और इंटेग्रिटी के मामले में इसके पास क्या होना चाहिए? साउंड ट्रैक रिकॉर्ड। और साउंड ट्रैक रिकॉर्ड का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साउंड ट्रैक रिकॉर्ड? कम से कम स्टॉक मार्केट का एक्सपीरियंस, फाइनेंशियल सर्विसेज का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। तो एचडीएफसी बैंक अगर स्पॉन्सर है तो उसको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसमें? स्टॉक मार्केट, बेसिकली फाइनेंशियल सर्विसेज। तो फाइनेंशियल सर्विसेज का मतलब यहाँ पे क्या है? स्टॉक मार्केट से रिलेटेड काम में 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्लस उसका जो नेटवर्थ है, क्या है जो इसका नेटवर्थ है? नेटवर्थ कैसे निकालते हैं? पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस नॉट रिटन ऑफ। तो जिसका नेटवर्थ है वो हमेशा हर एक पिछले 5 साल में उसका नेटवर्थ क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब किसी भी साल उसके एक्यूमुलेटेड लॉसेस उसके शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस प्रीमियम अकाउंट से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद 5 साल में तो आपका नेटवर्थ पॉजिटिव होना चाहिए। और जो लास्ट, जो 5वां साल है, 5वां मतलब लास्ट ईयर, जिस साल में अप्लाई कर रहा हूं उसके पहले वाले साल में, जिस साल में क्या कर रहा हूं? अप्लाई करने वाला हूं, उसके पहले साल में जो नेटवर्थ है स्पॉन्सर का, दैट शुड बी मोर देन द कैपिटल कंट्रीब्यूशन। मतलब नेटवर्थ, अगर स्पॉन्सर ने अपने बिजनेस में 50 करोड़ रुपए लगाया था, तो उसका कैपिटल 50 करोड़ का कंट्रीब्यूट किया था, तो उसका नेटवर्थ कितना होना चाहिए? 50 करोड़ से। अच्छा, पिछले 5 साल में या सिर्फ लास्ट ईयर में? सिर्फ और सिर्फ लास्ट ईयर में। इज दैट क्लियर? यस और नो? और पिछले 5 में से कितने साल? पिछले 5 में से 3 साल में क्या होना चाहिए आपको? प्रॉफिट होना चाहिए। देखिए, नेटवर्थ का पॉजिटिव रहना और प्रॉफिट होना दो अलग अलग चीजें हैं। पिछले 5 में से 3 साल आपको क्या होना चाहिए? टैक्स डेप्रीसिएशन प्रोवाइड करने के बाद प्रॉफिट होना चाहिए। और 5 सालों में से जो पिछले 5 साल में से 3 साल कोई भी हो सकते हैं, लेकिन कंपलसरली जो लास्ट ईयर है, जिस साल आप अप्लाई कर रहे हैं, उसके पिछले वाले साल में कंपलसरली क्या होना चाहिए? प्रॉफिट होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 इसमें प्रॉफिट होना चाहिए। बाकी इसमें से किसी भी 2 साल में क्या होना चाहिए? प्रॉफिट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। तो इतनी सारी कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई करते हैं तो आपको माना जाएगा कि क्या है आपके पास? साउंड ट्रैक रिकॉर्ड है फेयरनेस और इंटेग्रिटी का। इज दैट क्लियर? नाउ उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या है? स्पॉन्सर को कम से कम कितना परसेंट होल्ड करना है? एएमसी में। यस, देयर शुड बी एन एएमसी। और उस एएमसी में स्पॉन्सर को कम से कम कितना होल्ड करना है? 40%। इज दैट क्लियर? फिर स्पॉन्सर, उसके ऑफिसर्स और उसके एम्प्लॉइज फ्रॉड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, मॉरल टर्पिट्यूड और इकोनॉमिक ऑफेंस के दोषी होने नहीं चाहिए। देन उसके बाद एएमसी, एएमसी के डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ऑफिसर्स, एम्प्लॉई, इन सबको क्या नहीं बना सकते आप? ओए, एएमसी एएमसी के ऊपर नजर रखने के लिए ट्रस्टी को अपॉइंट करते ना। तो एएमसी के डायरेक्टर, ऑफिसर, एम्प्लॉय वगैरह आप क्या नहीं बना सकते? ट्रस्टी नहीं बना सकते। और उसके बाद आपको पता है ट्रस्टी के 2/3 डायरेक्टर क्या होने चाहिए? इंडिपेंडेंट होने चाहिए। नॉर्मली ट्रस्टी कौन है? कंपनी होती है जो किसकी सब्सिडरी होती है? स्पॉन्सर की सब्सिडरी होती है। नाउ अच्छा, ये मैंने वही एग्जांपल दी कि 2/3 का मतलब क्या होता है। उसके बाद आपका ट्रस्टी भी आ गया, आपकी एएमसी भी आ गई, स्पॉन्सर ऑलरेडी है। अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो सेबी आपको क्या दे देगी? व्हाट सेबी विल ग्रांट यू? सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो एग्जाम में आपको सिर्फ ये लिखना है कि एप्लीकेशन स्पॉन्सर देगा, स्पॉन्सर का साउंड ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, फेयरनेस और इंटेग्रिटी के टर्म्स में फिट एंड प्रॉपर पर्सन होना चाहिए। फिर उसका मतलब क्या होता है आप वो बता देना। फिर आप बता देना देयर हैज टू बी अ ट्रस्टी, ट्रस्टी कौन बन सकता है वो बता देना। एंड अल्टीमेटली आप लिख लीजिए अगर सभी उन सारी चीजों से सेटिस्फाइड है तो सभी क्या पॉइंट ग्रांट कर देगी आपको? एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देगी। और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ग्रांट करने की कंडीशन क्या है? कि भाई एएमसी जो है सारे रूल्स को फॉलो करेगी और जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो आपको इमीडिएटली क्या करना है? पे करना है। और एक अजम्पशन याद रखिएगा, कोई भी इंसान अगर एएमसी में 40% या उससे ज्यादा कंट्रोल करता है, कोई भी इंसान अगर कितने परसेंट स्टेक रखता है एएमसी में? 40% या उससे ज्यादा, तो उसको हम क्या मानने वाले हैं? स्पॉन्सर मानेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है? नाउ ये काफी अच्छा प्रोविजन है। क्या है बच्चों? नॉर्म्स फॉर शेयर होल्डिंग एंड गवर्नेंस इन म्यूचुअल फंड, याद है आपको? भूल गए? चलो, बहुत सिंपल है। क्या था बच्चे इसमें? सबसे पहली चीज ध्यान देखिए, स्पॉन्सर ऑफ म्यूचुअल फंड, याद है आपको? स्पॉन्सर प्लस स्पॉन्सर की एसोसिएट कंपनी प्लस स्पॉन्सर की ग्रुप कंपनी प्लस एएमसी प्लस एएमसी।
ये लोग अपनी एएमसी में कितना परसेंट होल्ड करते हैं? 40%। ठीक है, ये एएमसी यहां मत करो, यहां। तो ये लोग अपनी एएमसी में कितना होल्ड करते हैं? 40%। तो स्पॉन्सर की एसोसिएट कंपनी और ग्रुप कंपनी किसी दूसरी एएमसी में, मतलब अपनी एएमसी के अलावा किसी दूसरी एएमसी में मैक्सिमम कितना परसेंट होल्ड कर सकते हैं? 10% से कम। इज दैट क्लियर? या फिर यहां पे सेकंड वाले में एएमसी भी आ जाएगा, मतलब स्पॉन्सर की एएमसी किसी दूसरी एएमसी में कितना परसेंट होल्ड करेगी? 10% से कम। अपनी एएमसी में आप 40% होल्ड कर सकते हैं, बट दूसरी एएमसी में, तो अगर मैं एक एएमसी में 40% होल्ड करता हूं, मैं दूसरी एएमसी में 10% से कम होल्ड करूंगा। प्लस जिस एएमसी में 10% से कम होल्ड करता हूं, उस एएमसी में क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्या स्पॉन्सर अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं? नहीं। तो दो कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है? हाँ, अच्छा, इसमें सिर्फ एएमसी है या ट्रस्टी कंपनी भी है? ट्रस्टी कंपनी भी है, मतलब आप स्पॉन्सर हैं, आप स्पॉन्सर के एसोसिएट कंपनी है, आप स्पॉन्सर की ग्रुप कंपनी है, आप अपनी एएमसी में 40% रख सकते हैं, आप अपनी ट्रस्टी कंपनी में आप जितना चाहे उतना रख सकते हैं, बट किसी दूसरी एएमसी या किसी दूसरी ट्रस्टी कंपनी में आप मैक्सिमम कितना होल्ड कर सकते हैं? 9.99%। बोल तो 10% से कम, प्लस वहां पे आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अपने लोगों को अपॉइंट करना भी नहीं है। ये रेस्ट्रिक्शन मैंने किसके ऊपर डाल दी? स्पॉन्सर, उसकी एसोसिएट कंपनी, उसकी ग्रुप कंपनी, उसकी एएमसी, उनको ये सब ध्यान में रखना है। दूसरा मैं रेस्ट्रिक्शन किसके ऊपर डाल रहा हूं? सेकंड रेस्ट्रिक्शन में किसके ऊपर डाल रहा हूं? द सेकंड रेस्ट्रिक्शन आई एम पुटिंग ऑन एनी पर्सन। किसके ऊपर? एनी पर्सन। कोई भी इंसान जो एक एएमसी में या फिर ट्रस्टी कंपनी में कितने परसेंट होल्ड करता है? 10% होल्ड करता है। मैं स्पॉन्सर की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट एनी पर्सन जो एएमसी या ट्रस्टी कंपनी में कितने परसेंट होल्ड करता है? 10% होल्ड करता है। उसकी जिम्मेदारी क्या है? वो किसी दूसरी एएमसी या किसी दूसरी ट्रस्टी कंपनी में क्या नहीं कर सकता? 10% से 10% या उससे ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता। मतलब कितना होल्ड कर सकता है? 9.99%। प्लस जहां पे वो 9.99 होल्ड करता है, वहां पे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नियुक्त या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकता। तो मैं ना आपके यहाँ पे, मैं अगर एक एएमसी में ऑलरेडी 10% होल्ड करता हूँ, 12% होल्ड करता हूँ, 15% होल्ड करता हूँ, तो दूसरी एएमसी में मैं 10% ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता, 10% या उससे ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता, प्लस मैं वहां पे डायरेक्टर भी अपॉइंट नहीं कर सकता। ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा इसलिए किया गया है ताकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस एएमसी में 20% होल्ड करता हूँ, मैं यहाँ पे भी 20 होल्ड करता हूँ, तो यहाँ की जो भी इंफॉर्मेशन है मैं लिख करके यहाँ बताऊंगा, यहाँ की इंफॉर्मेशन यहाँ बताऊंगा, तो इसको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? तो आपको ये नहीं करना है, ठीक है। नाउ, अच्छा, और अगर मान लो आपका स्टेक, अब जैसे मैं 10% एक एएमसी में होल्ड करता था, 10% में एक एएमसी में होल्ड करता था, मान लो इन दोनों का मर्जर हो गया, इन दोनों का क्या हो गया? और मेरा कंबाइंड स्टेक दोनों एएमसी मर्ज होगी, मर्ज होने के बाद कितना हो गया? अब दोनों एक हो गई ना। दो एएमसी में मैं 10-10% होल्ड, एक में 10 होल्ड करता था और एक में 9 होल्ड करता था, चलो अभी दोनों क्या हो गई? मर्ज हो गई, तो मेरा स्टेक कितना हो गया? एक एएमसी में मेरा स्टेक हो गया 15% मान लो। तो मुझे क्या करना है? एक साल के अंदर, मुझे कितने साल का टाइम है? एक साल का टाइम है कि मैं अपना स्टेक वापस से कितना कर लूं? 10% के नीचे पहुंचा दूं। इज दैट क्लियर? चलिए, सेम 5 एलिमेंट। सबसे पहला कौन है? विच इज द फर्स्ट? सबसे पहला है स्पॉन्सर, द वन हु क्रिएट्स म्यूचुअल फंड। सेकंड कौन है? एएमसी। सेकंड कौन है? एएमसी। अच्छा, एएमसी के बारे में हमने काफी कुछ डिस्कशन किया था, इफ यू रिमेंबर, फिट एंड प्रॉपर कब होती है एएमसी। सो एएमसी बेसिकली हर एक म्यूचुअल फंड की एक एएमसी होती है। एएमसी कौन होता है? जिसके पास काफी सारा एक्सपीरियंस होता है, जो इन्वेस्टर के लिए क्या जनरेट कर सकती है? रिटर्न्स जनरेट कर सकती है। फिर एएमसी अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करती है। फिर एएमसी अलग अलग लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करती है, सिर्फ म्यूचुअल फंड को सर्विस प्रोवाइड नहीं करती, रिच इन्वेस्टर्स को, मतलब जिसको भी अपना पैसा स्टॉक मार्केट में डालना है, आप किसकी सर्विसेज ले सकते हो? ए एएमसी की सर्विसेज ले सकते हो, ठीक है। एएमसी फीस भी चार्ज करती है। अगर म्यूचुअल फंड एक कार है, तो एएमसी उसका
क्योंकि भले ही म्यूचुअल फंड पैसे कलेक्ट करता है पर उस पैसे को इन्वेस्ट कौन करता है? एएमसी करती है, और एएमसी स्पॉन्सर की ही कंपनी है। एएमसी को हम क्या कह सकते हैं? फंड मैनेजर भी कह सकते हैं। ठीक है, हाँ, ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ एएमसी। ठीक है, तो आप एएमसी हो, सेबी के साथ रजिस्टर्ड हो, लेकिन आप अपने आप को किसी म्यूचुअल फंड के साथ कब एसोसिएट कर सकते हो? जब आप ये सारी कंडीशंस क्या करो, कंप्लाई करो। पहला, आपके पास क्या होना चाहिए? साउंड ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, रेपुटेशन होना चाहिए, फेयरनेस इन ट्रांजैक्शन होना चाहिए, आपको क्या होना चाहिए? फिट एंड प्रॉपर पर्सन। उसके बाद आपके डायरेक्टर जो हैं, ऑफिसर्स हैं, उनको क्या नहीं होना चाहिए? मॉरल टर्पिट्यूड, इकोनॉमिक ऑफेंस और सिक्योरिटीज मार्केट से रिलेटेड फ्रॉड का दोषी होना नहीं चाहिए। उसके बाद सेम आपके की पर्संस जो हैं, उनको भी क्या नहीं होना चाहिए? मॉरल टर्पिट्यूड, इकोनॉमिक ऑफेंस और सिक्योरिटीज मार्केट का दोषी होना नहीं चाहिए। प्लस जब आपकी एएमसी का सर्टिफिकेट अगर सेबी ने कभी क्या किया था, सस्पेंड या कैंसिल किया था, तो आपको किसी और उस समय उस सस्पेंशन के दौरान किसी और एएमसी या किसी और स्टॉक मार्केट की इंटरमीडिएटरी के साथ एसोसिएट होना नहीं चाहिए था। प्लस आपका नेटवर्थ कम से कम कितना होना चाहिए? कम से कम आपका नेटवर्थ 50 करोड़ होना चाहिए। सो इफ यू सेटिस्फाई दीज मेनी कंडीशन, यू कैन बी अपॉइंटेड एज व्हाट बेटा? आप एएमसी किसी म्यूचुअल फंड को के साथ आप क्या हो सकते हो? एसोसिएट हो सकते हो। ठीक है, सो ये चीजें हैं। हाँ, नाउ हु इज अ ट्रस्टी? सेम स्पॉन्सर और स्पॉन्सर और स्पॉन्सर और एएमसी बराबर से अपने काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? स्कीम इन्वेस्टर्स के फायदे के लिए चल रही है, नहीं चल रही है? जो भी इन्वेस्टमेंट एएमसी कर रही है वो उसी प्रकार से कर रही है जिस प्रकार से डिस्क्लोजर्स ऑफर डॉक्यूमेंट में दिए हुए थे। ये सारी चीजों के ऊपर नजर कौन रखता है? ये सारी चीजों के ऊपर रखता है नजर इंडिविजुअल हो सकता है, फर्म हो सकता है, कंपनी हो सकती है। जो मैनेजेस बोलना गलत है, प्रोटेक्ट्स लिख सकते हो आप। क्या लिख सकते हो? मैनेजेस भी लिख सकते हो बट प्रोटेक्ट लिख सकते हो, कि मैनेजेस एएमसी का काम होता है मैनेज करना, तो प्रोटेक्ट करती है एसेट्स को। ठीक है, फिर ये सारी ड्यूटीज हैं। अच्छा, ट्रस्टी कब बन सकते हो आप? ट्रस्टी बनने का क्वालिफिकेशन क्या है? एबिलिटी, इंटीग्रिटी और स्टैंडिंग होनी चाहिए। मॉरल टर्पिट्यूड का आपको गिल्टी होना नहीं चाहिए। इकोनॉमिक ऑफेंस और सिक्योरिटीज लॉ का आपने वायलेशन किया होना नहीं चाहिए। और आपने सेबी को वो पर्टिकुलर वो जानकारी दी है जो सेबी ने आपसे मांगी है। ठीक है, उसके बाद सेम एएमसी के लोग ट्रस्टी बन सकते हैं क्या? ओए, एएमसी के लोग ट्रस्टी बन सकते हैं? नहीं। उसके बाद अच्छा, एक और चीज याद रखिए, आप अगर एक म्यूचुअल फंड के ट्रस्टी हैं, अगर आप एक म्यूचुअल फंड के क्या हैं, तो आप दूसरे म्यूचुअल फंड के ट्रस्टी नहीं बन सकते। क्यों? यहां से इंफॉर्मेशन निकालोगे और वहां पे पास ऑन करोगे, नहीं। हाँ, लेकिन अगर ट्रस्टी एक कंपनी है, ट्रस्टी कौन है? एक कंपनी है, तो उस कंपनी के डायरेक्टर उस कंपनी के दूसरे म्यूचुअल फंड के क्या बन सकते हैं? ट्रस्टी बन सकते हैं, अगर वो दूसरा म्यूचुअल फंड और ये म्यूचुअल फंड दोनों के बीच में क्या नहीं है? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या राइवलरी या कंपटीशन नहीं है तो। ठीक है, उसके बाद यूनिट होल्डर। पूरी म्यूचुअल फंड की स्कीम किसके फायदे के लिए चलती है? म्यूचुअल फंड की पूरी स्कीम यूनिट होल्डर के फायदे के लिए चलती है, राइट? नाउ व्हाट इज म्यूचुअल फंड? ट्रस्ट क्रिएटेड बाय स्पॉन्सर, वेरी नाइस, जिसका काम क्या है? लोगों से पैसे कलेक्ट करना। नाउ हु इज कस्टोडियन? इफ यू रीड दीज 4-5 लाइंस, आपको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो हिंदी में जो लिखा है, so these are some of the good lines that I have written। और ट्रस्टी का काम ही क्या होता है? सेफ कीपिंग ऑफ सिक्योरिटीज, उन सिक्योरिटीज को रखना, उन सिक्योरिटीज के अकाउंट्स मेंटेन करना, और जो शेयर आपके पास है उनका डिविडेंड वगैरह भी आपको क्या करना होता है? कलेक्ट करना होता है। तो म्यूचुअल फंड के साथ क्या अटैच होती है? एक कस्टोडियन अटैच होता है, जो म्यूचुअल फंड के द्वारा खरीदे गए या एएमसी के द्वारा खरीदे गए सारे शेयर्स का हिसाब किताब अपने पास रखता है। ठीक है, कस्टोडियन बच्चों, कस्टोडियन के साथ अग्रीमेंट करना है नहीं करना है? यस, आई करना है ना। अरे म्यूचुअल फंड में जितने भी लोग काम करते हैं, चाहे वो ट्रस्टी हो, एएमसी हो, म्यूचुअल फंड सबके साथ क्या करता है? अग्रीमेंट करता है। बिना अग्रीमेंट के तुम किसी भी को सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते। सेक्शन 15 के हिसाब से सेबी पनिश कर देगा तुमको। सेबी एक्ट 1992 में पढ़ा था अपन ने। सो एन ट्रस्टी को क्या करना है? सॉरी, तो सबसे पहले
ट्रस्टी के अप्रूवल से, किसके अप्रूवल से बच्चों? ट्रस्टी के अप्रूवल से आप कस्टोडियन अपॉइंट करोगे। कस्टोडियन कौन अपॉइंट करेगा? एएमसी अपॉइंट कर सकती है, और किसका अप्रूवल लेके? ट्रस्टीज का अप्रूवल लेके कस्टोडियन अपॉइंट करेंगे, और इनके साथ क्या करेंगे? एक अग्रीमेंट में एंटर करेंगे। अग्रीमेंट में क्या लिखा होगा? राइट्स और ड्यूटीज किसकी? दोनों पार्टीज की। नाउ हु इज दिस ट्रांसफर एजेंट? म्यूचुअल फंड में ट्रांसफर एजेंट क्यों आता है? अरे कुछ नहीं, तुम्हारे पास म्यूचुअल फंड की यूनिट्स होती है ना, तुम इसको क्या करते हो? बेचते हो, ट्रांसफर करते हो, रिडीम करते हो, तो ये सारा काम कौन संभालता है? ट्रांसफर एजेंट। शेयर ट्रांसफर एजेंट बोलते हैं, बट यहाँ पे अपन इसको सिर्फ ट्रांसफर एजेंट बोलेंगे, ठीक है? डिपॉजिटरी कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में सारे रिकॉर्ड्स को क्या करती है? म्यूचुअल फंड की यूनिट्स को भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करती है। म्यूचुअल फंड जो शेयर्स में इन्वेस्ट करता है, उन शेयर्स को भी कैसे मेंटेन करती है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। टोटल इंडिया में कितने म्यूचुअल फंड है? 44। कितनी एएमसीज हैं? 44। हर एक म्यूचुअल फंड की क्या है? और ये सारे मेंबर्स के, ये सारे म्यूचुअल फंड किसके मेंबर हैं? एमफी। वो टीवी में ऐड आता है ना, एमफी, एसोसिएशन फॉर म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, एमफी। तो ये सारे म्यूचुअल फंड का एक ग्रुप है, इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? एमफी। एमफी का काम क्या है? पब्लिक को अवेयर करना म्यूचुअल फंड के बारे में, पब्लिक को एनकरेज करना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से रिलेटेड क्या करना? रिस्क करना, रिसर्च करना। उसके बाद म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अच्छे स्टैंडर्ड्स को प्रमोट करना। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में मतलब म्यूचुअल फंड, जितने भी म्यूचुअल फंड इनके मेंबर्स हैं, इनको बोलना कि आप क्या कीजिए? इन्वेस्टर्स को और अच्छे से प्रोटेक्ट कीजिए, और ज्यादा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट ट्रांसपेरेंट बनाइए, इजी बनाइए। ओए, म्यूचुअल फंड को रेगुलेट कौन करता है? सेबी करती है। किसके थ्रू? सेबी के पावर कहां से आती है? सेबी एक्ट से, सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन से। और सेबी के पास एक और पावर है, सेबी क्या कर सकती है? सेक्शन 15 के अंदर, सेक्शन 11 के अंदर, सेबी एक्ट के सेक्शन 11 के अंदर सेबी म्यूचुअल फंड को क्या दे सकती है? डायरेक्शंस दे सकती है। सेम ये जो बता रहा था एमफी। नाउ म्यूचुअल फंड के प्लान्स कितने टाइप के होते हैं? दो तरह के होते हैं, एक रेगुलर प्लान और एक डायरेक्ट प्लान। रेगुलर प्लान में क्या होता है? रेगुलर प्लान में आप जो भी इन्वेस्ट, म्यूचुअल फंड अपनी स्कीम्स कैसे बेचता है, अपनी यूनिट्स कैसे बेचता है? डायरेक्टली नहीं बेचता, किसके थ्रू बेचता है? ब्रोकर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, बैंक्स, इनके थ्रू। और ये प्लान थोड़े से महंगे होते हैं, यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? ज्यादा होता है। दूसरा डायरेक्ट प्लान। डायरेक्ट प्लान आपको डायरेक्टली कौन बेचता है? एएमसी बेचती है, ठीक है? म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट के में इनके ये जो रिस्क है। नाउ व्हाट आर एसआईपीस? हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा आप कहां पे डाल सकते हो? म्यूचुअल फंड में डाल सकते हो। किसके थ्रू? एसआईपीस के थ्रू। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है? स्मॉल इन्वेस्टर के लिए अच्छा है, सेविंग्स आपकी बढ़ जाती हैं। और एक मिनट, तुम एसआईपी में रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हो ना? जब मार्केट, तुम हर महीने 500 इन्वेस्ट करते हो, लेकिन जब मार्केट एकदम बेदर्दी से गिर गया है, तो उस महीने 1000 इन्वेस्ट करो। क्यों? कम एनएवी में तुमको ज्यादा यूनिट्स मिलेंगी, और अगर मार्केट कुत्तों टाइप का भाग रहा है, जैसे अभी भाग रहे, तो 500 ही रखो। 500 से कम क्या ही करोगे? उसके नीचे तो इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकते ना एसआईपी में। नाउ नेक्स्ट देखेंगे, म्यूचुअल फंड स्कीम्स बेसिकली दो तरह की होती है। अब मैं तीन तरह की बताऊंगा, अब चूंकि चैप्टर खत्म हो गया, इसलिए मैं तीनों तरह की स्कीम आपके साथ डिस्कस कर सकता हूं। पहला, हर्षित, दूसरी होती क्लोज एंडेड, और तीसरी तीसरी क्या होती है? इंडेक्स म्यूचुअल फंड, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं? ईटीएफ, राइट? नाउ ओपन एंडेड का मतलब क्या होता है? नो फिक्स नंबर ऑफ यूनिट्स। फिक्स नंबर ऑफ यूनिट्स इश्यू नहीं होती। नॉट लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, यस और नो? ओके। सिर्फ एक ही प्राइस होता है, कौन सा प्राइस होता है? एनएवी बेस्ड प्राइस। और लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होती है, क्यों? क्योंकि जब भी आपको चाहिए, जब भी आपको अपने म्यूचुअल फंड की यूनिट्स बेचनी है, आप किसको बेच सकते हो? डायरेक्टली आप एएमसी को बेच सकते हो। खरीदना है तो भी किससे खरीदोगे? किसके आधार पे? जो एनएवी चल रही है उस वक्त की, आप उसके आधार पे खरीदना बेचना कर सकते हो। इज दैट क्लियर? यहाँ पे लॉक इन पीरियड होता है? नो लॉक इन पीरियड।
और दूसरा स्कीम का ड्यूरेशन कितना होता है, कब तक चलती है स्कीम? कैन आई से नो परपिचुअली, स्कीम कभी खत्म नहीं होती। क्लोज एंडेड, फिक्स नंबर ऑफ यूनिट्स इश्यू होती हैं, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती हैं यूनिट्स, लॉक इन पीरियड होता है, 3 साल तक 2 साल तक बेच नहीं सकते। अगर आपको यूनिट बेचनी है तो स्टॉक मार्केट में बेच सकते हो। स्कीम, याद है मैंने मंदिर का एग्जांपल दिया था। स्कीम जो है वो क्या होती है, एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए इश्यू होती है, और जब फिक्स ड्यूरेशन होती है, जब फिक्स ड्यूरेशन स्कीम जैसे मान लो 10 साल के लिए है, 10 साल खत्म हो गए उसके बाद क्या होगा, स्कीम जो है वो क्या हो जाती है, रिडम्पशन हो जाएगा। यस और नो, तो ये चीज ध्यान रखना है। कौन सी स्कीम है, क्लोज एंडेड। नाउ व्हाट इज इंडेक्स म्यूचुअल फंड, ये ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड दोनों का हाइब्रिड है, दोनों का मिक्स है, हाँ या ना, बताइए। चलो सबसे पहला, नो फिक्स नंबर ऑफ यूनिट्स, कितने यूनिट्स इश्यू होंगी ये फिक्स नहीं होता। दूसरा, लिस्टेड, क्या इसमें इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं, हाँ। स्कीम तक कब तक चालू रहती है, फिक्स पीरियड या अनलिमिटेड, अनलिमिटेड पीरियड के लिए आपकी स्कीम चालू होती है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है, अच्छा जैसे आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हो वैसे ही आप इसमें ट्रेड कर सकते हो, यस। उसके बाद लॉक इन पीरियड का सिस्टम है ही नहीं। अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों, ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट किसमें करता है, क्या नहीं से ये म्यूचुअल फंड आपको पहले ही बता देता है इंडेक्स, कि मैं इन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं निफ्टी 50 के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूंगा, मैं सेंसेक्स के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूंगा, मैं पीएसयूज के स्टॉक में इन्वेस्ट करूंगा, मैं टॉप 5 कंपनीज के स्टॉक्स में क्या करूंगा, इन्वेस्ट करूंगा। तो ये आपको पहले ही बता देता है। बाकी म्यूचुअल फंड भी आपको बता देते हैं, बट वो अपने हिसाब से जितना डालना है वहां पे डाल देते हैं, बट ओए, ये क्लियरली बता देता है कि मेरे पास 100 रुपए है ना, मैं टॉप 5 स्टॉक में से रिलायंस के शेयर में 30% डालूंगा, टाटा के शेयर में 40% डालूंगा, बिरला के शेयर में 10% डालूंगा, और इसके मतलब ये पहले ही बता देता है कि मैं इतना इतना हर जगह पे इन्वेस्ट करूंगा। ठीक है, तो अच्छा इसमें एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है कम होता है, इसमें बहुत कम होता है। क्यों कम होता है, खर्चा ज्यादा नहीं होता इसका, क्यों, क्योंकि स्टॉक्स क्या होते हैं, पहले से ही फिक्स्ड होते हैं, पहले से ही क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। तो ये 3 टाइप की स्कीम्स होती हैं, ये क्या हो गया, स्टॉक्स फिक्स नहीं, करेक्ट है ना, स्टॉक्स फिक्स होते हैं ना। इंडेक्स म्यूचुअल फंड में स्टॉक्स क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, कि आप इसी स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे। आप पहले ही बता देते हो कि भाई मैं इस इंडेक्स में इन्वेस्ट करूंगा, आप अपने हिसाब से भी इंडेक्स क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। चलिए, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। हाँ, उसके बाद कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड, कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड, ये बोल रहा था कि सर आज म्यूचुअल फंड खत्म भी कर देंगे और आज सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर लेंगे। मैंने ये मैंने बोला मजाक लग रहा है तेरे को। चलिए, अच्छा म्यूचुअल फंड की स्कीम्स कितनी होती है, सबसे पहले बताओ इक्विटी म्यूचुअल फंड, ये कहां पे इन्वेस्ट करती है अपना पूरा पैसा, लोगों से पैसा लेके। इफ यू रिमेंबर मैंने एक बहुत प्यारा सा चार्ट बनाया था, इफ आई हैव आई वुड डेफिनेटली शो यू, अगर है तो पता नहीं कहाँ चला गया होगा, बहुत पहले पढ़ाया बनाया था, वो मोबाइल में ना भाई, नहीं मिल जाएगा वैसे। मेरे क्या राइटिंग, इसमें बहुत सारी खूबसूरत चीजें होती नहीं है, तो दिख जाएगा वो। जान से प्यारा था वो, नहीं दिख रहा है मुझको, कहाँ गया उसे ढूंढो, हाँ दिख गया, इधर देखो। सबसे पहला क्या था, इक्विटी म्यूचुअल फंड, लोगों से पैसे लो, ये लोग थे, एएमसी को दो, एएमसी कहां पे डालती है उसको, एएमसी डालती है उसको स्टॉक मार्केट में, इक्विटी शेयर में, डिफरेंट सेक्टर और डिफरेंट स्टॉक्स में। मतलब कुल मिला के आपके पैसे कहां पे जाते हैं, पूरे पैसे कहां पे जाते हैं, इक्विटी शेयर्स में ही जाते हैं आपके पैसे। और इक्विटी शेयर एक कंपनी के, अलग अलग कंपनीज के, अलग अलग कंपनीज के, अलग अलग सेक्टर्स के ना। उसके बाद था डेट म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड है, लोगों से पैसे लेता है, पैसे लेके किसको देता है, एएमसी कहां पे डालती है, डेट इंस्ट्रूमेंट्स, डिवेंचर्स, कन्वर्टिबल नॉन, बेसिकली नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, बॉन्ड्स, या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट में जहां पे इनकम क्या हो, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में।
कॉमोडिटी म्यूचुअल फंड, अगेन म्यूचुअल फंड हो, लोगों से पैसा लेते हो, एएमसी में को देते हो, और वो पैसा कहां पे जाता है? गोल्ड, सिल्वर एंड जितनी भी अलग अलग कॉमोडिटीज है वहां चला जाता है। अच्छा, डेट म्यूचुअल फंड दो टाइप का था अगर आपको याद हो, एक था लिक्विड फंड और एक था गिल्ट फंड। लिक्विड फंड क्या था? जिस फंड को आपने आज खरीदा आप कल बेच सकते हो, वो कौन सा फंड था? लिक्विड फंड। गिल्ट फंड डेट फंड का ही पार्ट है। गिल्ट फंड इसमें क्या होता है, तुमको तुम्हारा पैसा वापस कब मिलेगा? तुमने म्यूचुअल फंड में आज पैसा डाला है, तुमको तुम्हारा पैसा वापस कब मिलेगा? मैच्योरिटी पे। कब मिलेगा तुमको तुम्हारा पैसा वापस? मैच्योरिटी पे, ठीक है। उसके बाद हाइब्रिड फंड, म्यूचुअल फंड है, पैसे लिया, एएमसी को दिया, 50% इक्विटी में डाल दिया और 50% डेट में डाल दिया। दोनों दोनों फायदा है यहाँ पे, इक्विटी और डेट स्कीम दोनों का फायदा है। आपसे 100 रुपए लेंगे तो आपका आधा पैसा कहां पे डालेंगे? शेयर्स में, और आधा पैसा डिबेंचर्स में। ग्रोथ ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, देखो म्यूचुअल फंड है, इन्वेस्टर्स है, पैसा लेके एएमसी को दिया और कहां पे डाला? ब्लू चिप स्टॉक, जिसमें दो चीजें होती हैं, इन्वेस्टर को कैपिटल एप्रिसिएशन होता है, मतलब एनएवी बढ़ता है, और इन्वेस्टर को डिविडेंड भी ढेर सारा मिलता है। हाई ग्रोथ स्कीम, जाए तो चांद तक, ना जाए तो शाम तक। पेनी स्टॉक्स है, एएमसी को दिया और कहां पे डालते हैं? ऐसे स्टॉक्स में जहां पे क्या है, रिस्क भी ज्यादा है और प्रॉफिट्स भी क्या है, ज्यादा है, ठीक है ना। टैक्स सेविंग स्कीम, कुछ नहीं बच्चों, बढ़िया है स्कीम, पैसे डालिए। जैसे राजीव गांधी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, क्या है इसमें आपको एटीसी या एटीजी के अंदर जो भी है क्या मिलता है? एग्जम्पशन मिलता है स्कीम्स में, लेकिन इसमें एक लॉक इन पीरियड है, कम कितने साल का? आपने एक बार इन्वेस्टमेंट किया तो आप 3 साल तक अपनी यूनिट्स को क्या नहीं कर सकते? सेल नहीं कर सकते। रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड है, आपसे पैसे लेगा, एएमसी को देगा, कहां डालेगा? रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में, रियल एस्टेट कंपनी के शेयर्स में, या फिर रियल एस्टेट कंपनी के डेट इंस्ट्रूमेंट्स में। स्पेशल स्कीम्स, कुछ नहीं बच्चों, जैसे अपना ये इंडेक्स फंड होता है, क्या करते हैं, लोगों से पैसा लेते हैं, स्पेसिफिक सेक्टर स्टॉक्स चुनते हैं और उन स्टॉक्स में क्या करते हैं? पैसे डालते हैं। हेज फंड, और हेज फंड क्या था? रिच मेंस म्यूचुअल फंड, युवराज सिंह, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, एसटी कौन था? सचिन तेंदुलकर। इन सब लोगों ने 100-100 करोड़ रुपए इकट्ठे किए, 400 करोड़ हो गया, किसको दिया? एएमसी को दिया। एएमसी उस पैसे को क्या करवाती है? स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है। और ये जो फंड है ये अपने आप को सेबी के साथ रजिस्टर करवाते हैं, कैसे? एज एन ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। इज दैट क्लियर? ये कौन से फंड है बच्चों? ये कौन से फंड है? हेज फंड। क्या बोलते हैं इसको हम? हेज फंड। और हेज फंड जैसा एक और था, कौन सा? सेम सेम, प्राइवेट इक्विटी फंड। ये भी किसकी तरह होते हैं? हेज फंड की तरह होते हैं। बस प्राइवेट इक्विटी फंड अपना ज्यादा फोकस कहां पे करते हैं? स्टार्टअप्स में ज्यादा फोकस करते हैं। किस में ज्यादा पैसे डालते हैं? स्टार्टअप्स में। हाँ, फॉरेनर्स वगैरह, यस, ये हेज फंड फॉरेन में भी बहुत चलता है, ये भी फॉरेन में बहुत चलता है। और ये लोग क्या करते हैं, ऐसे कई फॉरेन के हेज फंड्स कहां पे इन्वेस्ट, नहीं सही बोल रहे हैं, फॉरेन के हेज फंड्स कहां पे इन्वेस्ट करते हैं? इंडिया में भी क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं ना। न्यू डायरेक्शन फंड क्या है? न्यू डायरेक्शन फंड्स क्या है? सोशल वेंचर्स में इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टर से पैसा इकट्ठा करते हैं, एएमसी को देते हैं, और एएमसी कहां पे डालती है? सोशल वेंचर फंड्स में, या कोई ऐसी कंपनी में डालते हैं जो कंपनी समाज के लिए कुछ कर रही है, पोल्यूशन कम करने के लिए, ऑल्टरनेट एनर्जी में, जैसे ओला इलेक्ट्रिक, ये सारी कंपनीज में पैसा डालते हैं, ठीक है। जो ऐसी एंटरप्राइजेस जो क्या है बच्चों? सोशल एंटरप्राइजेस। अन अकेडमी, ये भी क्या है बच्चों? सोशल एंटरप्राइजेस है। इज दैट क्लियर? नाउ व्हाट इज फ्लेक्स कैप फंड? एक और, अब तेरे को बताया था कल मैंने, फ्लेक्स कैप फंड क्या होता है? हाँ, इन्वेस्टर से अगर 100 रुपए लिया तो 65 रुपए कहां पे डालते हैं? इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में डालते हैं। और ये 65 रुपए जो डालते हैं इक्विटी में, ये हर टाइप के स्टॉक में डालते हैं, मतलब स्मॉल कैप कंपनी में, मिड कैप कंपनी में, और लार्ज कैप कंपनी, तीनों जगहों पे डालते हैं, ठीक है ना। गोल्ड ईटीएफ क्या होता है बच्चों? सेम, आप म्यूचुअल फंड स्कीम है, इन्वेस्टर से पैसा लिया और पैसे कहां पे डालते हैं? फिजिकल गोल्ड में डाल देंगे या फिर गोल्ड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में डाल देंगे, और जो भी रिटर्न होगा वो किसका शेयर करते हैं? इन्वेस्टर के साथ शेयर करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाएंगे वापस से अपने नोट्स पे।
क्या हो गया? चलिए, हाँ जी, याद है सिद्ध, सिद्ध और साई? यस। तो बच्चों ऑफर डॉक्यूमेंट हमेशा याद रखिए, प्लीज हियर, हर एक म्यूचुअल फंड जब भी क्या लेके आता है, कोई नई स्कीम लेके आता है, तो वो नई स्कीम चाहे ओपन एंडेड हो या क्लोज एंडेड हो, पब्लिक को बेचने के लिए क्या निकालते हैं ये लोग? न्यू फंड ऑफर निकालते हैं। जैसे कंपनी अपने शेयर्स को बेचने के लिए आईपीओ निकालती है, वैसे ही म्यूचुअल फंड्स क्या निकालते हैं? इन द सेम मैनर म्यूचुअल फंड्स एनएफओ निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चों? एनएफओ। और इन एनएफओ कितने दिन के लिए खुला रहता है? मैक्सिमम 15 डेज के लिए आपका एनएफओ खुला होता है, ठीक है। सो एनएफओ आने के पहले, एनएफओ आने के पहले जो म्यूचुअल फंड होता है या म्यूचुअल फंड की जो बेसिकली एएमसी होती है, और अगर आपने एनएफओ को मैनेज करने के लिए कोई मर्चेंट बैंकर अपॉइंट किया है, क्या अपॉइंट किया है, तो ये लोग सेबी के साथ क्या करते हैं? एक ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करते हैं, जिस ऑफर डॉक्यूमेंट को ट्रस्टी अप्रूव करता है। कौन अप्रूव करता है? ट्रस्टी अप्रूव करते हैं। और इसको हम किसके साथ फाइल करते हैं? सेबी के साथ फाइल करते हैं। जैसे तुम कंपनी के शेयर खरीदते हो तो प्रोस्पेक्टस पढ़ के खरीदते हो ना, वैसे ही जब आप क्या करते हो, वैसे ही जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, आप ऑफर डॉक्यूमेंट पढ़ के खरीदते हो। ऑफर डॉक्यूमेंट दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला कौन सा पार्ट होता है? स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। जैसे कि इसका नाम सजेस्ट करता है, स्कीम से संबंधित सारी जानकारी, स्कीम का नेचर क्या है, बेसिकली द डिटेल्स ऑफ द स्कीम, नेम ऑफ द स्कीम, स्कीम ओपन एंडेड है, क्लोज एंडेड है, एक्सपेक्टेड नेचर ऑफ द स्कीम, बैलेंस्ड फंड है, इक्विटी फंड है, डेट फंड है, हाइलाइट्स ऑफ द स्कीम। हाइलाइट्स ऑफ द स्कीम मतलब स्कीम के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, स्कीम कहां पे इन्वेस्ट करेगी, कितना रिटर्न, लगभग कितना परसेंट रिटर्न जनरेट होगा, जो भी है स्कीम के फीचर्स वो आप बता दोगे। रिस्क फैक्टर्स, स्टैंडर्ड जो पूरे मार्केट को रिस्क है, जो स्कीम से रिलेटेड रिस्क है। उसके बाद एएमसी के द्वारा इश्यू किया गया ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद यूनिट होल्डर का राइट क्या है, एएमसी के अगेंस्ट पास्ट में कुछ पेनल्टीज वगैरह लगाई गई हैं, वो एएमसी के अगेंस्ट कितने केसेस चल रहे हैं। फिर आपका एक्सपेंस रेशियो कितना है, कौन सा रेशियो, एक्सपेंस रेशियो कितना है, ये सारी चीजें कहां पे आ जाएंगी, ये आ जाएगी स्टेटमेंट ऑफ, सॉरी, स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में। उसके बाद है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। इसमें सब, इसमें किसकी डिटेल आएगी, ट्रस्टी कौन है, अच्छा एक मिनट, स्कीम ओपनिंग डेट, एनएफओ की डेट क्या है, एनएफओ कब से कब तक चालू रहेगा, ये भी आता है स्कीम इंफॉर्मेशन। उसके बाद ट्रस्टी कौन है, एएमसी कौन है, कस्टोडियन कौन है, ट्रांसफर एजेंट कौन है, स्पॉन्सर कौन है, ये सारी चीजें क्या हो जाएगी। फंड मैनेजर ने, ओए, इंफॉर्मेशन स्कीम, एएमसी ने पिछले तीन साल में एएमसी ने कौन सी स्कीम्स लॉन्च की है, एएमसी ने 3 साल में जितनी स्कीम्स मैनेज की उसमें इन्वेस्टर को कितना रिटर्न जनरेट करवा के दिया है, यूनिट होल्डर के राइट क्या है, इन्वेस्टर के ऊपर टैक्स का कितना बोझ आएगा, ये सारी चीजें आप कहां पे बताते हो। हाँ, ना व्हाट इज किम, की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। सिड प्लस साई दोनों में जो इंफॉर्मेशन रहती है उसको हम क्या करते हैं, समराइज करते हैं। और जो म्यूचुअल फंड का एप्लीकेशन फॉर्म रहता है, जो म्यूचुअल फंड का क्या रहता है, उसके साथ अटैच कर देते, तो उसको हम क्या बोलते हैं, what do we refer it as, we refer it as key information memorandum. What is fact sheet, मंथली बेसिस पे म्यूचुअल फंड के हर एक इन्वेस्टर को एएमसी जो है वो क्या भेजती है, फैक्ट शीट भेजती है। एनएवी कितनी है, इल टू मेच्योरिटी, बेसिकली जब से स्कीम लॉन्च हुई है तब से लेके आज तक स्कीम ने कितना रिटर्न जनरेट किया है, टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट कितने हैं, याद है एसेट अंडर मैनेजमेंट मतलब, अगर मान लो एचडीएफसी टॉप 200 फंड ने टोटल जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है, ये टोटल जितने रुपए के स्टॉक, जितने रुपए के एसेट्स किसके पास है, म्यूचुअल फंड के एसेट क्या है, या म्यूचुअल फंड की स्कीम के लिए एसेट क्या है, जितने रुपए के इन्वेस्टमेंट उन्होंने क्या किए, अलग अलग कंपनी के शेयर्स में किए हैं, तो टोटल उनका एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना है, एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड, मैच्योरिटी, क्लोज एंडेड स्कीम में मैच्योरिटी कब होगी, एएमसी की परफॉर्मेंस, स्कीम एलोकेशन मतलब आपने लार्ज कैप स्टॉक्स में कितना डाला है, मिड कैप स्टॉक्स में कितना डाला है, ये सारी चीजें आपको बतानी है। नाउ व्हाट इज एनएवी, एकदम फिर से देखना, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, टोटल एसेट्स माइनस टोटल, अच्छा टोटल एसेट्स प्लस रिसीवेबल्स, ऐसे ही है ना, माइनस टोटल एक्सपेंसेस,
टोटल लाइबिलिटीज, एक्रूड एक्सपेंसेस, ये सारा करोगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स इज इक्वल टू क्या बन जाता है? एनएवी। यस और नो? और इनिशियल एनएवी कितनी होती है हर एक म्यूचुअल फंड की? इनिशियल एनएवी क्या होती है हर एक म्यूचुअल फंड की? 10 रुपए। एग्जाम में जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो कहां से आएंगे? 90% चांस है वो कहां से आएंगे? एनएवी से ही आएंगे। एनएवी के आधार पे ये फिक्स होता है कि तुमने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमाया है या लॉस कमाया है, ठीक है? उसके बाद कट ऑफ टाइमिंग्स फॉर म्यूचुअल फंड फॉर एनएवी। अगर 3 बजे के पहले म्यूचुअल फंड खरीदते हो तो उसी दिन की एनएवी लगती है, और 3 दिन के बाद अगर म्यूचुअल फंड खरीदते हो तो 3 बजे के बाद अगर म्यूचुअल फंड खरीदते हो तो नेक्स्ट डे की एनएवी पे तुमको म्यूचुअल फंड मिलता है, ये ध्यान में रखना। व्हाट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट? देखो पूरे म्यूचुअल फंड के एसेट अंडर मैनेजमेंट होते हैं और म्यूचुअल फंड की किसी स्कीम के भी एसेट अंडर मैनेजमेंट होते हैं, राइट? एसेट अंडर मैनेजमेंट का मतलब ये है कि बच्चों मेरी स्कीम है HDFC टॉप 100 फंड। सो मैंने क्या किया था? यस, मैंने क्या किया था? मैंने अपने इन्वेस्टर से 100 करोड़ रुपए लिया था इस स्कीम के तहत, ठीक है? अब वो 100 करोड़ रुपए AMC ने क्या किया? शेयर्स में इन्वेस्ट किया। अब वो 100 करोड़ के शेयर्स आज हो गए 400 करोड़ के। कितने करोड़ के हो गए? तो आज की तारीख में म्यूचुअल फंड की स्कीम का AUM क्या है? 400 करोड़, ठीक है? तो ये ध्यान में रखना। केवाईसी क्या है? आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के पहले आपको अपनी केवाईसी करानी होती है। किसके पास केवाईसी कराते हो? केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी, याद है? नो योर क्लाइंट रजिस्ट्री के पास जाते हो। तो ये सारी केवाईसी एजेंसी है जहां पे आप अपनी केवाईसी करा सकते हैं। नाउ व्हाट इज फटका? दो क्या? फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट। जितने भी यूएस के इन्वेस्टर्स हैं, यस, जितने भी कौन है बच्चों? जितने भी यूएस के इन्वेस्टर्स हैं जो इंडियन म्यूचुअल फंड्स में क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। इंडियन म्यूचुअल फंड की जिम्मेदारी है फटका के अंदर कि इंडियन म्यूचुअल फंड यूएस के ट्रेजरी डिपार्टमेंट को बताएगा। क्या बताएगा? कि जिस इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया, यूएस के जिस इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया, उसकी सिटीजनशिप क्या है, रहता कहां पे, वो कितना इन्वेस्ट किया, उसका काम क्या है, और उसका टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर जो यूएस की गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड होगा। म्यूचुअल फंड आप कैसे होल्ड कर सकते हैं? एक्स अपने नाम पे होल्ड कर सकता है, एक्स और वाई, ईदर और सर्वाइवर मतलब जब म्यूचुअल फंड बेचेगा तो पैसे किसको मिलेंगे? एक्स और वाई दोनों में से किसी एक को, या फिर जो जिंदा बचेगा उसको, या फिर आप जॉइंट नेम पे होल्ड कर सकते हो एक्स वाई जेड। और मैक्सिमम कितने जॉइंट नेम हो सकते हैं? 3। और तीनों की डेथ हो जाती है, अगर मान लो तीनों की डेथ हो जाती है तो म्यूचुअल फंड किसको मिल जाते हैं? उसके नॉमिनीज को मिल जाते हैं। इज दैट क्लियर? व्हाट इज एक्सपेंस रेशियो? बच्चों कस्टोडियन की फीस, ऑडिटर की फीस, लिस्टिंग की फीस, क्लोज एंडेड स्कीम की यूनिट लिस्ट होती है। एसेट मैनेजमेंट एक्सपेंस मतलब AMC की फीस, डिस्ट्रीब्यूटर्स को कमीशन, सेलिंग एक्सपेंसेस, इन्वेस्टर को जो भी तुम हर महीने चीजें भेजते हो वो सारी चीजें। उसके बाद डिविडेंड वगैरह जो भेजते हो इन्वेस्टर को, उसमें जो खर्च होता है पोस्ट का या बैंक का जो भी खर्च होता है, या इसके अलावा म्यूचुअल फंड के जो भी खर्चे हैं वो म्यूचुअल फंड कहां से निकालती है? वो म्यूचुअल फंड चार्ज करती है अपने एसेट के ऊपर। तो जैसे मैंने बताया था एग्जांपल है, म्यूचुअल फंड के पास कितने करोड़ के एसेट थे? 400 करोड़। इस साल म्यूचुअल फंड का कितना खर्च हो गया? ये सारे खर्चे मिला के कितना हो गया म्यूचुअल फंड का? 40 करोड़ रुपए खर्च हो गया। तो क्या है बच्चों ये 40 करोड़, जैसे मान लो म्यूचुअल फंड ने बोला कि हमारा एक्सपेंस रेशियो 1% रहेगा। कितना रहेगा? कोई म्यूचुअल फंड की स्कीम अगर बोलती है कि हमारा एक्सपेंस, तो एक मिनट, ये जितने भी एक्सपेंसेस हैं ये कहां से निकलते हैं? ये जितने भी एक्सपेंस है वो कहां से निकलते हैं? एक्सपेंस रेशियो के थ्रू। तो अगर म्यूचुअल फंड ने अपने ऑफर डॉक्यूमेंट बोला है कि हमारा एक्सपेंस रेशियो कितना है? 1%, इसका मतलब क्या है? यस, इसका मतलब ये है कि आपका जितना भी क्या है नेट एसेट, अगर आपके 10,000 करोड़ रुपए हैं तो आपकी जिंदगी में जितने भी खर्चे हैं वो सारे खर्चे करने के लिए आप कितना निकाल सकते हैं? 10,000 करोड़ का कितना परसेंट? 1% इज इक्वल टू कितना? 100 करोड़। तो जब तक स्कीम चालू है आप कितना निकाल सकते हैं बच्चों? एक्सपेंस रेशियो इज हाउ मच? 100 करोड़ रुपीज आप निकाल सकते हैं। तो जब भी, और हर एक म्यूचुअल फंड की ऑफर डॉक्यूमेंट में क्या लिखा रहता है? एक्सपेंस रेशियो लिखा होता है। इज दैट क्लियर? ओके।
सो आपकी जो डेली नेट एसेट्स होते हैं उसके आधार पे आप क्या कर सकते हैं, अपने एक्सपेंस रेशियो निकाल सकते हैं। तो जो भी खर्चा है म्यूचुअल फंड की स्कीम को चलाने का, उसको हम क्या कहते हैं? अरे उसको हम क्या कहते हैं? एक्सपेंस रेशियो कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक्सपेंस रेशियो इज आई थिंक 2.25% है। मैक्सिमम एक्सपेंस रेशियो कितना हो सकता है? 2.25%। बट हमने उसको मॉड्यूल में नहीं, आईसीआईसीआई की मॉड्यूल में नहीं है वो। क्यों नहीं है? क्योंकि वो मोस्टली चेंज होता रहता है, इसलिए। बट आपको नॉलेज लीजिए तो एट प्रेजेंट मेरे ख्याल से मैक्सिमम 2.25% है, ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको एक और चीज बताई थी। अच्छा, एक्सपेंस रेशियो पूरा सिर्फ और सिर्फ अपन कहां पे चार्ज करेंगे? नेट एसेट से ही चार्ज करेंगे ना, या सॉरी एसेट से ही चार्ज करेंगे ना। और एसेट में अगर आपने सारे एक्सपेंस माइनस कर दिए तो वो नेट एसेट बन जाता है। उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट, उसको किसे डिवाइड करना है आपको? नंबर ऑफ यूनिट से। तो आपकी क्या आ जाएगी? एनएवी आ जाएगी। अच्छा, एएमसी, एएमसी की एसोसिएट कंपनी बुक या एएमसी की ग्रुप कंपनी, कहीं से भी आपको कॉस्ट देना नहीं है म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड का सारा कॉस्ट कहां से निकालना है आपको? एक्सपेंस रेशियो से ही निकालना है, उसके नेट एसेट से, ठीक है। दूसरा, उसके बाद कुछ म्यूचुअल फंड इंडिया में जो वो क्या चार्ज करते हैं? एग्जिट लोड क्यों चार्ज किया था? इट्स अ पनिशमेंट। अगर तुमने म्यूचुअल फंड को कितने साल के पहले छोड़ दिया? नहीं नहीं, मैं एक 365 डेज के अगर पहले तुमने म्यूचुअल फंड की यूनिट क्या कर दी? सेल कर दी, तो एक्सपेंस रेशियो के एडिशन में, एक्सपेंस रेशियो तो है ही है, उसके अलावा म्यूचुअल फंड एग्जिट लोड चार्ज कर। और एग्जिट लोड से पैसा आता है, म्यूचुअल फंड उसका क्या करता है? मार्केटिंग में लगा देता है। Some mutual funds in India charge an exit load if the units are redeemed within 1 year of purchase. In addition to the expense ratio, the money received through exit load is used for selling and distribution. So, for example, अगर exit load कितना है, then NAV at the time of sell, the redemption price will be reduced by how much percent? 1.5% से आपका redemption क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. So we can use the formula. Redemption price is equal to NAV divided by 1 plus exit, कुछ नहीं, NAV divided by 1 plus exit load. इस फॉर्मूले से अपन क्या कर सकते हैं? रिडम्पशन प्राइस निकाल सकते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल एनएवी ऑफ मोतीलाल म्यूचुअल फंड इज कितना? 54। छोड़ दो, ये मैंने किया हुआ है यहाँ पे, बट वी विल डिस्कस इट इन आवर सेपरेट सेशन, न्यूमेरिकल सेशंस में हम डिस्कस करेंगे। नाउ व्हाट इज होल्डिंग पीरियड रिटर्न? एक एसेट को आप एक पर्टिकुलर पीरियड तक होल्ड करते हो, तो उसके ऊपर जो आपको रिटर्न मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? बहुत सिंपल है, इनकम रिसीव्ड फ्रॉम एसेट प्लस प्रेजेंट कॉस्ट माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू 100। तो क्या आ जाता है बच्चों? होल्डिंग पीरियड रिटर्न्स आ जाता है। सो बेसिकली आपको क्या प्रॉफिट हुआ म्यूचुअल फंड से, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। कहां से कैलकुलेट कर सकते हो बच्चों? होल्डिंग पीरियड रिटर्न से। अच्छा, आपको ये पता लगाना है कि जिस म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट किया, यार इज दैट अ गुड म्यूचुअल फंड? आपको ये पता लगाना है कि जिस म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट किया है, इज दैट अ गुड म्यूचुअल फंड? एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, उसके बाद उसको लाइफ में कभी छोड़ोगे नहीं? नहीं। क्या करना है आपको? अपने म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस को रेगुलर बेसिस पे क्या करना है? आपको अपने म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस को रेगुलर बेसिस पे इवैल्यूएट करना है। यस और नो, कि क्या आपने सही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है? कैसे कैलकुलेट, कैसे चेक करोगे? एक्सपेंस रेशियो देखो, कम होना चाहिए। एग्जिट लोड देखो, कम होना चाहिए। उसके बाद उसके पीयर ग्रुप से, किसे? पीयर ग्रुप मतलब उसके जैसे दूसरी स्कीम्स है, उसका रिटर्न देखो, क्या तुम्हारा रिटर्न उनसे कम है? फिर सेंसेक्स और निफ्टी, तुम्हारे पिछले एक साल में तुम्हारे सेंसेक्स ने कितना रिटर्न दिया और तुम्हारी स्कीम ने कितना रिटर्न दिया, ये सारी चीजों को आप क्या करो? एनालाइज करो। ये सारी चीजों के आधार पे आपको समझ में आएगा क्या उसके आपका म्यूचुअल फंड अच्छा है, रखने लायक है, या फिर इसको, जैसे अपन ने जब क्लास में पढ़ा था तो अपन ने प्रैक्टिकली आईसीआईसीआई और एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के दो स्कीम्स को हमने क्या किया था? कंपेयर किया था, एंड वी केम टू अ कंक्लूजन दैट आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड वाज बेटर। अब सभी ने क्या बनाया बच्चों? सभी ने म्यूचुअल फंड के लिए रेगुलेशंस बनाए हैं। तो लेट्स सी दीज रेगुलेशन। सबसे पहला,
जो भी नई स्कीम लॉन्च होगी वो क्या होगी बच्चों? ओए, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के अप्रूवल से लॉन्च होगी। ऑफर डॉक्यूमेंट किसके साथ फाइल करोगे? सभी के साथ फाइल करोगे। ऑफर डॉक्यूमेंट में वो सारी जानकारियां होनी चाहिए जिसको पढ़ के इन्वेस्टर एक बुद्धिमानी से फैसला ले सके कि उसको इन्वेस्ट करना है या फिर इन्वेस्ट नहीं करना है। क्या ना इसे क्लोज एंडेड स्कीम में जिस दिन आपका एनएफओ क्लोज होता है उसके 6 मंथ्स के अंदर लिस्टिंग कंपलसरी है, हाँ या ना? ओए, इन केस ऑफ क्लोज एंडेड स्कीम, इन केस ऑफ क्लोज एंडेड स्कीम इज द लिस्टिंग मैंडेटरी, हाँ या ना? कितने महीने के अंदर? स्कीम जिस दिन क्लोज होती है उसके 6 महीने के अंदर। लेकिन अगर स्कीम आपने बनाई है सीनियर सिटीजन को, हैंडीकैप लोगों को या विमेन या लोगों को बेनिफिट देने के लिए, या फिर स्कीम में आपने कोई ऑप्शन दिया है कि हर 1 महीने के बाद इन द इंटरवल ऑफ एवरी 1 मंथ इन्वेस्टर क्या कर सकता है? स्कीम यूनिट्स को डायरेक्टली किसके साथ सेल कर सकता है? एएमसी के साथ क्या कर सकता है? सेल कर सकता है। या फिर स्कीम बोलती है कि जिस दिन स्कीम लॉन्च होगी उसके 6 महीने के अंदर इन्वेस्टर कभी भी क्या कर सकते हैं? अपनी यूनिट वापस किसको कर सकते हैं? एएमसी को कर सकते हैं। या फिर स्कीम कौन सी है? कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड स्कीम, जिस स्कीम का लक्ष्य सिर्फ एक ही है कि इन्वेस्टर को प्रॉफिट हो या ना हो, बट उसकी कैपिटल जो उसने इन्वेस्ट किया है उसको कुछ भी होने वाला नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो लिस्टिंग मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड की स्कीम को फिक्स्ड इंटरवल पे आप सेल परचेज कर सकते हैं। अरे ऑफर डॉक्यूमेंट में आपने डिस्क्लोज किया कि हर 6 महीने में क्या होगा? क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड की स्कीम क्या कर सकते हो आप? एएमसी को सेल कर सकते हो, और मिनिमम इतना सेल कर सकते हो, मैक्सिमम इतना सेल कर सकते हो। तो लिस्टिंग है नहीं है वो तो बात की बात है, बट तुम क्या हर 6 महीने में सेल कर सकते हो? क्योंकि तुमने कहां पे लिखा था? ये ऑफर डॉक्यूमेंट में लिखा था। उसके बाद क्या क्लोज एंडेड स्कीम ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम में कन्वर्ट हो सकती है? हमेशा अच्छा है, यस और नो? कब? अगर आपने ऑफर डॉक्यूमेंट में बताया था कि हम कर सकते हैं ऐसा, प्लस आपने किसका कंसेंट ले लिया है? यूनिट होल्डर्स जो हैं उनमें से जो मेजॉरिटी है, 100 यूनिट होल्डर थे, आपने 51 का कंसेंट ले लिया है, तो आप क्लोज एंडेड से ओपन एंडेड में जा सकते हो। बट ओपन एंडेड से क्लोज एंडेड में नहीं जा सकते। गटर से गंगा में नहीं आ सकते, गंगा से गटर में आ सकते हो, यस और नो? सॉरी 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 सॉरी, आप गंगा से गटर में नहीं जा सकते, बट गटर से गंगा में आ सकते हो, यस। ओपन से क्लोज ना, क्लोज से ओपन हाँ, क्योंकि ज्यादा अच्छी स्कीम कौन सी होती है? ओपन एंडेड। उसके बाद मैंने बताया था क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए होती है। अरे ऑनलाइन वाले बच्चों, तुम लोग जिंदा हो कि नहीं भाई? यहाँ पे तो किसी का कोई मैसेज ही नहीं है, सब खाली है। जल्दी बोलो, जिंदा है? तेजस जिंदा है, वैष्णवी जिंदा है, ईशान आयुष भी जिंदा है। चलो दैट्स ग्रेट। क्या हुआ? फिर एक एम्बुलेंस बुला ले और मेरे को उठा के ले जाना फिर। चलिए, न्यूमेरिकल भी आज करना है इधर। तुम सोचो कितना पढ़ा है अपन ने। लाइक वी हैव रिटन द एंटायर चैप्टर, पूरा लिख भी लिया है, फिर रिवीजन भी हो जाएगा, कल न्यूमेरिकल्स भी हो जाएंगे। और अगर मुझे पता चलता है कि कोई फेल हुआ है, मैं घर पे जाके मारूंगा बे, टिकट कराऊंगा फ्लाइट की मारने के लिए है। और तू फेल हो जाएगा मेरे को दिल्ली बुलाने के लिए साले। चलिए एनीवे, अच्छा, क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड मान लीजिए 10 साल के लिए थी। 10 साल के बाद आपके पास पैसा नहीं है वापस करने के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं? स्कीम का पीरियड बढ़ा सकते हैं। किसका कंसेंट लेके? मेजॉरिटी ऑफ यूनिट होल्डर्स का कंसेंट लेके आप स्कीम का क्या कर सकते हैं? पीरियड बढ़ा सकते हैं। इज दैट क्लियर? मैक्सिमम कितने टाइम के लिए आपका सब्सक्रिप्शन खुला रहता है? एनएफओ कितने के लिए खुला रहता है, चाहे ओपन हो या क्लोज एंडेड स्कीम हो? 15 डेज के लिए। लेकिन लिंक्ड स्कीम कौन सी? वो कौन सी स्कीम थी? यूनिट लिंक प्लान, जो इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड दोनों का फायदा देती है, उसका प्लान आप उसका एनएफओ 15 डेज से ज्यादा के लिए भी खुला रह सकता है। इज दैट क्लियर? अच्छा, अलॉटमेंट क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड की यूनिट में कैसे होता है अलॉटमेंट? क्लोज म्यूचुअल फंड, ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में तो जो जितनी यूनिट्स मांगता है उतनी यूनिट दे देते हैं अपन, क्योंकि फिक्स नंबर ऑफ यूनिट्स होती नहीं है। क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड में जितना बच्चों, जितना आपको ध्यान देखिए, मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स तो आपको अलॉट हो जाएंगी, लेकिन वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? मिनी ओवर सब्सक्रिप्शन के ऊपर। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है तो आपको क्या मिलेगी? प्रोराटा अलॉटमेंट होगा। लेकिन अगर आपने 5000 यूनिट से ज्यादा के लिए अप्लाई किया है तो आपको फुल अलॉटमेंट होगा। लेकिन इसमें भी आपको ध्यान रखना होगा कि ओवर सब्सक्रिप्शन का क्लॉज हमको ध्यान में रखना पड़ेगा।
ठीक है। उसके बाद अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता तो चाहे अच्छा ओपन एंडेड क्लोज एंडेड दोनों में मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है। अगर आपको नहीं मिला तो एनएफओ क्लोज होने के कितने के अंदर 5 डेज के अंदर आपको पूरा पैसा क्या करना है, रिफंड करना है। इज दैट क्लियर? अरे हाँ है ना, क्लोज है हाँ, हो सकते हैं अंडरराइटर्स भी, बट म्यूचुअल फंड में बेसिकली अंडरराइटर अपॉइंट नहीं करते। ठीक है। अच्छा स्कीम क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम खत्म कब हो जाती है? मैच्योरिटी पे, लेकिन उसके पहले भी खत्म कर सकते हैं। मैच्योरिटी के पहले भी क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम को खत्म कर सकते हो। यस 75% यूनिट होल्डर रेजोल्यूशन पास कर दें या फिर ट्रस्टी किसकी परमिशन ले ले, सेबी की परमिशन ले ले। उसके बाद फॉरेन में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ईटीएफ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको क्या करना है, ओए अगर आपको क्या करना है, व्हाट यू वांट टू डू, अगर आपको अपनी यूनिट्स क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड की यूनिट्स को कहां पे लिस्ट कराना है, स्टॉक एक्सचेंज। तो आपको स्टॉक एक्सचेंज के साथ क्या करना होता है, एक लिस्टिंग अग्रीमेंट करना होता है। क्या करना होता है, और आपको स्टॉक एक्सचेंज का क्या लेना होता है, अप्रूवल लेना होता है। ठीक है। चलिए अच्छा ये एक पॉइंट और देखिएगा, the sponsor or AMC shall invest at least 1% of the amount which would be raised in the NFO or 50 lakh whichever is less in the scheme, and such investment shall not be redeemed unless the scheme is wound up. However, the investment by sponsor or AMC shall be made in such option of the scheme as may be specified by SEBI. However, this condition shall not apply in close-ended scheme. कुछ नहीं बच्चों, क्या है इसका मतलब, पढ़ना ही वाला पॉइंट, ये 4 लाइनें पढ़ना वापस से, जस्ट रीड दोस 4 लाइन्स। अरे कुछ नहीं, ओपन एंडेड स्कीम में क्या होगा, अरे स्पॉन्सर को टोटल यूनिट्स के कितने परसेंट खरीदने हैं, 1% या फिर 50 लाख रुपए की यूनिट, विच एवर इज, मान लो 1% यूनिट 5 करोड़ की आ रही है, 1% यूनिट कितने की आ रही है, तो आपको कितने की खरीदनी है, 50 लाख की यूनिट खरीदनी है। कौन सी स्कीम में, कौन से ऑप्शन पे, कैसे खरीदनी है, however the investment by sponsor or AMC shall be made in such option of the scheme as may be, such option मतलब जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको 2-3 ऑप्शन मिलते हैं। एक होता है डिविडेंड लेने का ऑप्शन, दूसरा होता है डिविडेंड ना लेने का ऑप्शन। जैसे सुना होगा आपने एक डिविडेंड ना लेने का ऑप्शन मतलब जो आपका डिविडेंड होता है वो वापस से कहां पे इन्वेस्ट हो जाता है, म्यूचुअल फंड में, मतलब वो यूनिट में इन्वेस्ट हो जाता है। तो वो जो भी ऑप्शन होगा वो कौन बताएगा, सभी बताएगी। बट म्यूचुअल फंड स्पॉन्सर को या फिर एएमसी को जो म्यूचुअल फंड की यूनिट है उसमें कितना परसेंट डालना है, 1% या 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है। क्यों, बेसिकली हम कोशिश कर रहे हैं कि आप रेस्पॉन्सिबल रहो, मतलब अगर इन्वेस्टर्स बर्बाद हो तो आपका भी 50 लाख रुपए डूबे, तो आप थोड़ा सा जिम्मेदार रहोगे, इसलिए ऐसा स्कीम ऑप्शन डाला है। लेकिन क्लोज एंडेड में इसकी जरूरत तो नहीं है। ओके, गोल्ड ईटीएफ में क्या होता है, सेम मैंने बताया, इन्वेस्टर से पैसा लेके कहां डालते हैं, फिजिकल गोल्ड में या फिर गोल्ड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में। और इन्वेस्टर जब अपना पैसा, इन्वेस्टर को जब यूनिट्स बेचनी है या रिडीम करनी है तो वो क्या कर सकता है, पैसे भी ले सकता है या फिर फिजिकल गोल्ड भी ले सकता है। ईटीएफ मैंने आपको ऑलरेडी बताया। नाउ व्हाट इज फंड ऑफ फंड स्कीम, देखो म्यूचुअल फंड एक स्कीम बनाता है, म्यूचुअल फंड एक स्कीम बनाता है, और ये स्कीम ना किसी नई जगह पैसा नहीं डालती, ये ऑलरेडी दूसरी जो म्यूचुअल फंड की स्कीम्स है ना उसमें पैसा डालता है। ये सही है गलत है, बेवकूफ बनाने का काम है ना। अरे मैं डायरेक्टली उस स्कीम में पैसा डाल देता, मैं आपको पैसे दूं, आप उसको किसी और म्यूचुअल फंड में डाल दो, नहीं। तो सेबी क्या बोलती है, फंड ऑफ फंड स्कीम बना सकते हो, लेकिन फंड ऑफ फंड स्कीम बना के तुम सिर्फ क्या करो, अपनी ही एएमसी की स्कीम्स में पैसा डालो। दूसरों की एएमसी की स्कीम है, जैसे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने फंड ऑफ फंड स्कीम लॉन्च की, तो ये फंड ऑफ फंड स्कीम पैसे कहां पे डालेगी, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की स्कीम्स में ही पैसा डालेगी। इज दैट क्लियर? नाउ एलओडीआर क्या बोलता है बच्चों, कुछ नहीं, एलओडीआर के अंदर क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड की यूनिट और इंडेक्स म्यूचुअल फंड की यूनिट स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है। तो एलओडीआर किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, एलओडीआर किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, लिस्टेड एंटिटीज के ऊपर। एलओडीआर किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, एलओडीआर अप्लाइज ऑन द लिस्टेड एंटिटीज, हाँ या ना, नाउ तो ये कुछ कुछ रूल्स हैं कि एनएवी आपको रेगुलर डिस्क्लोज करनी होती है स्टॉक एक्सचेंज को, फिर जो भी आपकी रेटिंग में चेंज होती है वो भी आपको इन्फॉर्म करना है, पेनल्टीज भी बताना है,
म्यूचुअल फंड को अगर कोई ऑर्डर मिलता है कि किसी इन्वेस्टर की यूनिट्स आपको फ्रीज करनी है, ट्रांसफर नहीं करनी है, वो भी आपको स्टॉक एक्सचेंज को बताना है, आपको एक वेबसाइट मेंटेन करनी है, जो भी डॉक्यूमेंट आप इसको देते हो, जो भी डॉक्यूमेंट आप अपनी वेबसाइट पे डालते हो, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको स्टॉक एक्सचेंज और सेबी को भी क्या करने हैं, प्रोवाइड करने हैं। एडवर्टीजमेंट कोड, व्हाट इज एडवर्टीजमेंट कोड फॉर म्यूचुअल फंड? एडवर्टीजमेंट कंप्लीट होना चाहिए, गलत जानकारी उसमें होनी नहीं चाहिए, इस प्रकार की जानकारियां मत दो कि इन्वेस्टर भ्रमित हो जाए उन जानकारियों के जरिए। सेलिब्रिटीज को आपको लेना नहीं है। उसके बाद कोई ऐसा म्यूचुअल फंड जो आपका एडवर्टीजमेंट है, एग्जेजरेटेड स्टेटमेंट यूज मत करो, बढ़ा चढ़ाकर बातें मत करो, दूसरे म्यूचुअल फंड को डिस्क्रेडिट नहीं करना कि हम तो अच्छे हैं बाकी सब एकदम घटिया है, ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है। ये सारा कोड है, क्या है बच्चों? एडवर्टीजमेंट कोड है म्यूचुअल फंड का। नाउ रेस्ट्रिक्शन ऑन इन्वेस्टमेंट बाय म्यूचुअल फंड, सारे लोग ध्यान देखना, काफी इंपॉर्टेंट है। यस और नो? शैल वी? ध्यान से देखो, सबसे पहली चीज रेस्ट्रिक्शन ऑन इन्वेस्टमेंट बाय म्यूचुअल फंड। सबसे पहली चीज, एक म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड, किसी एक सिंगल इश्यूअर के द्वारा इश्यू किए गए डेट सिक्योरिटीज जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड, मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड के नीचे हैं, कितना डाल सकता है? 10%। अपने किसका? अपने नेट एसेट्स का। नेट एसेट्स मतलब आपके टोटल एसेट्स का 10%। इज दैट क्लियर? और अगर ट्रस्टीज, म्यूचुअल फंड के ट्रस्टी और एएमसी के डायरेक्टर अगर अप्रूव कर दे तो इस 10% की लिमिट को कितना कर सकते हैं? 12%। इज एवरीवन विद मी? पहला। दूसरा, कोई भी म्यूचुअल फंड अनलिस्टेड डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट नहीं करेगा, हाँ या ना? हालांकि अपने टोटल डेट पोर्टफोलियो का, टोटल डेट पोर्टफोलियो का कितना? 10% हम नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में डाल सकते हैं। और जब हम इस लिमिट की बात करें तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कौन सी सिक्योरिटीज? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इस अनलिस्टेड वाली रिस्ट्रिक्शन की कैटेगरी में नहीं आएगी। तीसरा, एक म्यूचुअल फंड अपनी सारी स्कीम्स मिला के, अच्छा ये जो मैंने ऊपर की दो चीजें बताई पूरे म्यूचुअल फंड के लिए बताई या म्यूचुअल फंड की स्कीम के लिए बताई? स्कीम के लिए बताई। दोनों ऊपर की जो कंडीशन थी वो किसके लिए बताई? म्यूचुअल फंड की स्कीम्स के लिए बताई। तीसरा, एक म्यूचुअल फंड अपनी सारी स्कीम्स के थ्रू एक कंपनी के मैक्सिमम 10% वोटिंग राइट्स ही अक्वायर कर सकता है। ये सुनो। चौथा, म्यूचुअल फंड की एक पर्टिकुलर स्कीम, म्यूचुअल फंड की एक पर्टिकुलर स्कीम अपने टोटल नेट एसेट्स का मैक्सिमम 10% ही किसी एक कंपनी के शेयर में डाल सकती है। करेक्ट है? अगर मेरा म्यूचुअल फंड का नेट स्कीम, एक स्कीम है एचडीएफसी टॉप 200 फंड, इसके नेट एसेट है टोटल 10,000 करोड़ के, तो इस 10,000 करोड़ का 10% बोल तो 1,000 करोड़ ही क्या कर सकती है? किसी एक कंपनी के शेयर में मैक्सिमम डाल सकती है। यस और नो? और इसको ये भी ध्यान में रखना है कि सारे म्यूचुअल फंड की सारी स्कीम मिला के किसी कंपनी का आप मैक्सिमम कितना होल्ड कर सकते हो? 10%। बेटा ये नहीं समझेगा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट, इसके ऊपर हम लोगों ने बहुत मेहनत करी है। उसके बाद नेक्स्ट क्या था? एक म्यूचुअल फंड ओपन एंडेड अनलिस्टेड इक्विटी, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में कितना डाल सकता है? ओपन एंडेड है तो 10% और क्लोज एंडेड है तो 5%। वेरी नाइस। उसके बाद इंटर स्कीम ट्रांसफर जो होगा वो प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस पे होगा। इंटर स्कीम ट्रांसफर जो होगा वो किस पे होगा? प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस पे होगा। चलो, एक म्यूचुअल फंड अपनी सारी स्कीम्स के थ्रू आरईआईटी और आईएनवीआईटी में कितना डाल सकता है? अपने नेट एसेट का कितना परसेंट? 10% आरईआईटी में डाल सकता है, 10% आईएनवीआईटी में डाल सकता है। कौन सा? इश्यूड बाय सिंगल इश्यूअर, इश्यूड बाय दूसरा। सेम जैसे कंपनी में था ना, एक कंपनी के आप 10% रख सकते हो, वैसे ही एक म्यूचुअल फंड एक आरईआईटी का मैक्सिमम कितना होल्ड कर सकता है? 10%। नहीं, आई कम। दूसरा, म्यूचुअल फंड की एक पर्टिकुलर स्कीम, म्यूचुअल फंड की एक पर्टिकुलर स्कीम एक सिंगल, एक म्यूचुअल फंड की एक पर्टिकुलर स्कीम एक सिंगल आरईआईटी में कितना डाल सकती है? म्यूचुअल फंड की एक पर्टिकुलर स्कीम अपने टोटल नेट एसेट्स का कितना परसेंट? अपने टोटल नेट एसेट का 5% कहां पे डाल सकती है? एक स्पेसिफिक आरईआईटी या फिर स्पेसिफिक आईएनवीआईटी जो सिंगल इश्यूअर इश्यू करते हैं वहां पे डाल सकती है।
यस और नो? हालांकि ये सारी रेस्ट्रिक्शन किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती? इंडेक्स फंड्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती, सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स के एप्लीकेबल नहीं होती, जो स्पेसिफिकली रियल एस्टेट या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए बनाए गए हैं। इज दैट क्लियर? ओके, उसके बाद क्या था? फंड ऑफ फंड स्कीम। फंड ऑफ फंड स्कीम दूसरे फंड में, दूसरे म्यूचुअल फंड के, दूसरे म्यूचुअल फंड की स्कीम में पैसा नहीं डाल सकती। हाँ, लेकिन वो उसको अगर पैसे नहीं है उसके पास और उसको रिडम्पशन के पैसे चाहिए तो उसको अगर कहीं और से अच्छे रिटर्न मिलते हैं, उसको और कहीं से क्या मिलते हैं? अच्छे रिटर्न मिलते हैं, तो वहां पे वो डाल सकती है टेम्पररी पीरियड के लिए, हाँ या ना? लेकिन नॉर्मल जनरल रूल ये है कि फंड ऑफ फंड स्कीम सिर्फ पैसे कहां पे डालेगी? अपनी एएमसी की स्कीम्स में पैसे डालेगी। यस और नो? ओके, और क्या था? एक म्यूचुअल फंड की स्कीम, एक म्यूचुअल फंड की स्कीम दूसरी स्कीम में, उसी म्यूचुअल फंड की दूसरी स्कीम में या फिर किसी और म्यूचुअल फंड की स्कीम में पैसा डाल सकती है। हाँ, डाल सकती है। कितना डाल सकती है? अपने टोटल नेट एसेट्स का कितना परसेंट? 5%। पढ़ा था अपन ने, भूल गए वाला पॉइंट? चलिए, यस, वेरी नाइस। यही ना जो तू बोल रहा था 10% है? चलिए, हाँ, एक म्यूचुअल फंड की स्कीम टोटल कितना डाल सकती है? अपने नेट एसेट का टोटल कितना डाल सकती है? 10% दूसरी आईएनवीआईटी या आरआईटी में डाल सकती है, टोटल 10%। लेकिन किसी एक सिंगल इश्यूअर की आईएनवीआईटी की यूनिट्स में 5%। ओके, प्राइसिंग ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स। अगर कोई इन्वेस्टर यूनिट्स बेचने आता है तो जो करंट एनएवी है उसका, उससे कोई इन्वेस्टर अगर अपनी यूनिट्स को बेचने आता है तो अपन उसको कम से कम कितना देना चाहिए अपने को? जो करंट एनएवी है उसका 93%। और अगर कोई खरीदने आता है तो अगर एनएवी 100 रुपए की तो अपन उससे मैक्सिमम कितना ले सकते हैं? 100 रुपए। और बेचने आएगा तो एनएवी अगर 100 रुपए की तो अपने को उसको कितना देना है? कम से कम 93 रुपीज देना है। अरे सीधी लॉजिक लगाओ, तुम अगर यूनिट खरीदने आते हो तो खरीदने के टाइम पे वो ज्यादा पैसा लेगा ना तुमसे, तो 100 का कितना ले सकता है? और बेचने आओगे तो तुमको कम पैसा देगा, कॉस्ट वगैरह निकाल के, तो कितना दे सकता देगा? 93। उससे कम नहीं दे सकता, चाहे कोई भी स्कीम चार्ज करना है। अच्छा, अभी आप डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट से, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट से, अपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म से क्या आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो? चाहे ओपन एंडेड स्कीम हो या फिर आप भी कर सकते हो, या फिर सेबी के साथ रजिस्टर्ड जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है वो भी कर सकता है। यस और नो? ये अभी पढ़ने की जरूरत नहीं फिलहाल, ये अपन आगे आईसीडीआर में देखेंगे ये चीजें। सो दिस विल बी कवरिंग इन आईसीडीआर रेगुलेशंस, बट यहाँ पे मैंने समरी लिखी है, बट ठीक है। उसके बाद बच्चों, उसके बाद मुझे एक चीज बताइए, रिक्वेस्ट फॉर कोट प्लेटफॉर्म क्या होता है? व्हाट इज आरएफक्यू? क्या नहीं से हर एक म्यूचुअल फंड को अपने टोटल, हर एक म्यूचुअल फंड को अपने जो कॉर्पोरेट बॉन्ड ट्रांजैक्शंस होते हैं, म्यूचुअल फंड अगर कॉर्पोरेट बॉन्ड ट्रांजैक्शंस में डील करता है तो कितना परसेंट उसके? 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ द ट्रांजैक्शन किसके थ्रू करना चाहिए? आरएफक्यू कोड्स के थ्रू करना चाहिए। किसके थ्रू करना चाहिए? रिक्वेस्ट फॉर कोड्स के थ्रू। नाउ व्हाट इज मल्टी कैप फंड? 100 में से 75 कम से कम इक्विटी में डालते हो, कम से कम 25 लार्ज कैप, कम से कम 25 मिड कैप, कम से कम 25% स्मॉल कैप कंपनीज में डालते हो, तो तुम कौन सा नाम यूज कर सकते हो? मल्टी कैप फंड। नाउ व्हाट इज रिस्कोमीटर? रिस्कोमीटर क्या नहीं से हर एक म्यूचुअल फंड को क्या करना चाहिए? दिस इज आल्सो नोन एज प्रोडक्ट लेबल। व्हाट दिस इज नोन एज? इसको हम प्रोडक्ट लेबल भी कहते हैं। क्या है ये? क्या नहीं से ये हाई रिस्क, लो रिस्क, जो भी म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट में आपके रिस्क है, क्या नहीं से इस रिस्कोमीटर के थ्रू म्यूचुअल फंड को क्या करना चाहिए? अपने इन्वेस्टर को बताना चाहिए। और ये कहां कहां पे आता है? ओए कहां कहां पे आता है ये? एप्लीकेशन फॉर्म में आता है, एमफी की वेबसाइट पे आता है, इन्वेस्टर को तुम जितनी बार कम्युनिकेशन करते हो हर जगह पे ये रिस्कोमीटर आता है। ये सुनो बच्चों, अलॉन्ग विद पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर, अपनी सेबी की वेबसाइट, सॉरी एमफी की वेबसाइट पर, म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे भी ये रिस्कोमीटर होना चाहिए। इसके अंदर 4 चीजें आपको बतानी है। स्कीम का नाम क्या है? रिस्कोमीटर, साल के शुरुआत में क्या था, साल के अंत में क्या है, और पूरे रिस्कोमीटर में साल भर में कितने चेंजेस हुए हैं। ठीक है, तो ये आपको कहां पे डिस्क्लोज करना है ये हमने बताया है।
उसके बाद इंटर स्कीम यूनिट ट्रांसफर। क्या था इंटर स्कीम यूनिट ट्रांसफर का? आईएसटी ट्रांसफर क्या था? नंबर 1 क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम में आईएसटी। सबसे पहले इंटर स्कीम ट्रांसफर क्या होता है? म्यूचुअल फंड की स्कीम आपस में शेयर एक्सचेंज करती है, तो सबसे पहले इंटर स्कीम ट्रांसफर जो है वो सिर्फ प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस पे होगी। क्लोज एंडेड स्कीम के केस में एनएफओ जिस दिन बंद होता है उसके 3 दिन के अंदर ही इंटर स्कीम ट्रांसफर हो सकता है, हाँ या ना? ओपन एंडेड स्कीम में कायदे से आपको इंटर स्कीम ट्रांसफर करना नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए म्यूचुअल फंड की कोई स्कीम है, म्यूचुअल फंड की क्या है, कोई स्कीम है, उस स्कीम में कैश की कमी है और रिडम्पशन प्रेशर बहुत ज्यादा है। रिडम्पशन प्रेशर बहुत ज्यादा है मतलब सारे इन्वेस्टर यूनिट्स को रिडीम कर रहे हैं और म्यूचुअल फंड की स्कीम के पास पैसे नहीं है। म्यूचुअल फंड ने बोरोइंग का भी ट्राई किया, उसने अपने एसेट्स भी बेचे बट स्टिल उसको पैसे, और उसने दूसरे सोर्सेज से भी कैश अरेंज किया बट उसके पास पैसे नहीं है, तो उसके पास जो एसेट्स हैं, सिक्योरिटीज हैं, क्या वो किसी दूसरी स्कीम को बेच सकती है? यस। लेकिन जब आप बेच रहे हो तो आपको बहुत ध्यान से बेचना है। जो बायर स्कीम है और जो सेलर स्कीम है उन दोनों को ये इंश्योर करना है कि सेबी की सारी रेगुलेशंस को क्या किया जा रहा है, फॉलो किया जा रहा है। अगर जो बेच रहे हैं, जो स्कीम बेच रही है उसको ये इंश्योर करना है कि बेचते वक्त उस स्कीम के बारे में कोई नेगेटिव रूमर मार्केट में होना, कोई नेगेटिव स्टेटमेंट, उसके नेगेटिव सेंटीमेंट उस स्कीम के उस पर्टिकुलर शेयर के बारे में होना नहीं चाहिए, जो शेयर एक स्कीम दूसरी स्कीम को क्या कर रही है, बेच रही है, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए जिस स्कीम ने खरीदने के बाद अगर उस स्टॉक का प्राइस गिर गया तो उस स्कीम के जिसने खरीदा है उस स्कीम का जो मैनेजर है उसको जस्टिफिकेशन देना पड़ता है कि उसने स्कीम क्यों खरीदी। सो बच्चों, वी विल एंड दिस पार्ट। इंडिया के बाहर कितना म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर सकते हैं? सारे म्यूचुअल फंड 600 मिलियन, सारे म्यूचुअल फंड 7 बिलियन, सिंगल म्यूचुअल फंड 600 मिलियन, और हर एक म्यूचुअल फंड के लिए 50-50 मिलियन हमने क्या करके रखा है, रिजर्व करके रखा है। अच्छा, इंडेक्स म्यूचुअल फंड, सारे म्यूचुअल फंड मिलाए कितना इंडिया के बाहर कर सकते हैं? $1 बिलियन, और पर म्यूचुअल फंड कितना इन्वेस्ट कर सकता है? $200 मिलियन। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद रखना। इज दैट क्लियर? सो बच्चों, ये अपना चैप्टर था म्यूचुअल फंड का, दैट वी आर डन विद, वी आर डन विद दिस चैप्टर। हाँ, चैप्टर बड़ा प्यारा है, यस इट्स अ गुड चैप्टर। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करें तो बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। बस मैं चाहूंगा कि अच्छे से मेहनत करें आप लोग इस चैप्टर में। ऑनलाइन वाले बच्चों सबको क्लियर है ये चैप्टर?